स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं विहान द ऑल राउंड मास्टर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक परिवार के रातों रात गायब होने और हमारे नायक के उदय होने का सफ़र। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। विहान दी ऑल राउंड मास्टर, अध्याय 221 221 224 मैं घर जाना चाहता हूँ। 221 अध्याय 224 मैं घर जाना चाहता हूँ। 221 अध्याय 224 मैं घर जाना चाहता हूँ। अध्याय 224 मुझे घर की याद आती है। सौदा: बॉस, आप अभी व्यस्त रहें। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे संभाल लूंगा। विहान को वास्तव में इस तरह की फोन बातचीत की आदत नहीं थी। भीड़ भाड़ वाले विदेशी फास्ट फूड रेस्तरां केंटुकी फ्राइड चिकन में बैठे हुए उन्हें कुछ असहजता महसूस हुई। केएफसी के बजाय उचित चीनी भोजन क्यों नहीं खाया जाए? ये घरेलू उत्पादों का समर्थन न करने जैसा है। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें केवल 2 दिन दे रहा हूँ। यदि आप इसे 2 दिनों के भीतर हल नहीं करते हैं तो मुझे दोष न दें। अनुप्रीता आपके साथ कुछ ज्यादा करने के लिए, अनुप्रीता ने मजाकिया अंदाज में धमकी दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। खासकर विहान की चापलूसी और प्रसन्नता भरे तरीके पर इससे उसे बहुत सहज और प्रसन्नता महसूस हुई। हे बॉस, आप स्पष्ट रूप से मुझे धमकी दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे धमकी के रूप में सोच सकते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें केवल 2 दिन दे रहा हूं। यदि आप तब तक वापस आकर इसकी देखभाल नहीं करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं, अनुप्रीता, किस तरह का व्यक्ति हूँ। ओह बॉय, बॉस, आप लोगों के साथ इस तरह से खेल नहीं सकते। भले ही आप मुझ पर भरोसा न करें, लेकिन कम से कम सुरक्षा विभाग में 100 से अधिक भाई तो हैं। आप कम से कम मेरे वापस आने और इस पर चर्चा करने का इंतजार तो कर सकते थे, है न? ठीक है, तो जल्दी वापस आ जाओ। अनुप्रीता से बात खत्म करने के बाद विहान ने चुपके से अपना पसीना पोंछा। अनुप्रीता स्पष्ट रूप से उस पर हमला कर रहा था। यदि उसने उसके पिता से मदद का वादा न किया होता तो वह वास्तव में इन तुच्छ मामलों में परेशान नहीं होता। ये तो कृतघ्न कार्य था। हुआ बुकी और मेंग यूजिन को हैरान चेहरों से घूरते हुए देखकर विहान ने हंसते हुए कहा, हुआ देखो, तुम पहले ही काफी दिनों तक मकाओ में खेल चुके हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वापस जाने का समय आ गया है? विहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह में कड़वा स्वाद है जिसे वह थूक नहीं सकता। वह मकाओ में लड़की की मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करने के लिए सहमत हो गया था। उसने कभी भी उसका नौकर बनने का वादा नहीं किया था, लेकिन अब वह न केवल उनका नौकर बन गया था, बल्कि व्यावहारिक रूप से उनका गुलाम बन गया था, और वे जहां भी जाते थे हर दिन उनके पीछे पीछे चलता था। आखिर यह कैसी स्थिति थी? आखिरकार वह एक आदमी था, एक शुद्ध कमाने वाला। नहीं, मैंने अभी तक सिस्टर मेंग के साथ पर्याप्त मजा नहीं किया है। हम मकाओ में केवल कुछ ही दिन से हैं। अब वापस जाना बहुत जल्दबाजी होगी। युवा लड़की अपने चिकन पैर को चबाते हुए मुस्कुराते हुए मेंग यूजिन की ओर मुड़ी। आप क्या सोचती हैं, बहन मेंग? बेचारी मेंग यूजिन अभी भी विचारों में खोई हुई थी और उसे समझ नहीं आया कि युवा लड़की ने अभी क्या कहा था। जब उसने देखा कि लड़की की निगाहें उसकी ओर मुड़ रही हैं, तो मेंग यूजिन ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। हालांकि वह केवल इतना जानती थी कि लड़की लगातार उसे आंख मार रही थी। हुआ आपके चचेरे भाई की कंपनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। मुझे पहले वापस जाना होगा। यदि आपको लगता है कि आपने पर्याप्त आनंद नहीं लिया है तो क्यों न कुछ और दिनों तक सहायक मेंग के साथ समय बिताना जारी रखें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा और मैं आपको लेने आ जाऊंगा। वो कैसा लगता है? एक अंगरक्षक द्वारा इतना कुछ करना शायद दुर्लभ है। चचेरे भाई की कंपनी को किस तरह की बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या ये दिवालियापन का सामना नहीं कर रहा है? युवा लड़की ने विहान को बड़ी आश्चर्यचकित आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। विहान को थोड़ा चक्कर आ गया। बातचीत उसके मुंह में दिवालियापन में कैसे बदल गई? ये दिवालियापन जितना गंभीर नहीं है, लेकिन तियानियो ग्रुप के पूरे नेटवर्क प्रोग्रामिंग पर हैकरों ने हमला किया है, जिससे कंपनी का फोरम और डोमेन नाम ब्राउजर क्रैश हो गया है। इसलिए मुझे तुरंत वापस जाना होगा, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, विहान ने थोड़ा अतिशयोक्ति की और चेहरे पर स्पष्ट भाव व्यक्त किए, मानो तियानियो समूह वास्तव में पतन के कगार पर था। तो फिर वापस जाओ, जल्दी वापस आओ, और अभी हमारी चिंता मत करो। हम 2 दिन और खेलने के बाद वापस चले जाएंगे। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? विहान ने चिंता के साथ उत्तर दिया, मैं तुम्हें मकाओ में छोड़कर चिंतित हो जाऊंगा। सब ठीक है, चिंता मत करो। बहन मेंग और मैं अभी 2 दिन और खेलेंगे। उसके बाद हम झोगहाई शहर वापस जाएंगे। फिर तो आप मुझे लेने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें डरने की क्या बात है? हम डरते नहीं हैं, और आप तो आदमी हैं, आपको डरने की क्या बात है? यदि कोई और दिन होता तो कितना अच्छा होता, यदि हुआ बुकी उतनी ही समझदार होती जितनी वह अब है।
वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लगती है। विहान बहुत ज्यादा भावुक नहीं थे। खाने की मेज से आखिरी पसली मुंह में ठूंसने के बाद वह तेजी से भोजन कक्ष की ओर चला गया। जाने से पहले वह हुआ को ये याद दिलाना नहीं भूला कि जब वह बाद में वापस आएगी तो उसे पहले से बता दे। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि छोटी लड़की के दिल में गर्मजोशी का एहसास हुआ। बहन मेंग, आपको क्या लगता है कि चचेरा भाई उस क्रूर चाचा के साथ क्या करने जा रहा है? विहान के जाने के कुछ समय बाद ही युवा लड़की ने गपशप शुरू कर दी। हो मेंग यूजिंग, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, इस प्रश्न से चौंक गई। वह नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या गलत हुआ था। उसका दिमाग पूरे दिन एकाग्र नहीं हो पाया था। शायद यह वह क्षमता थी जो विहान ने आज प्रोडक्शन कंपनी में प्रदर्शित की थी, जिसने मेंग यूजिन को वास्तव में परेशान कर दिया था। आखिरकार एक महिला का संदेह काफी भारी हो सकता है, खासकर विहान जैसे पुरुष के प्रति जो पहले काफी साधारण लगता था। आज उसके कार्यों ने मेंग यूजिन को सचमुच काफी झटका दिया था। बहन मेंग, आज आपको क्या हुआ? तुम इतने विचलित क्यों हो? क्या आप आज जो हुआ उससे अभी भी परेशान है? हुआ बुकी को यह अजीब लगा क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें पहले ही आश्वासन दे दिया था और एक नया अनुबंध भी तैयार कर लिया था। मेंग यूजिन अब खुश क्यों नहीं थी? ओह, ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस घर की थोड़ी याद आ रही है। मेंग यूजिन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। घर की याद आ रही है? बहन मेंग, क्या आप वाकई मुझसे कुछ नहीं छिपा रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। बहन मेंग, मैं आपके बारे में जो समझता हूँ उसके अनुसार आपके मन में निश्चित रूप से कुछ चल रहा है, अन्यथा आप इतनी विचलित नहीं होती। ये तो मानना ही पड़ेगा कि उस युवा लड़की की अवलोकन क्षमता बहुत ही उल्लेखनीय थी। वह मेंग यूजिन के मन में छिपी हल्की फुल्की चिंताओं को भी भांप लेती थी। अपना हवाई जहाज का टिकट पकड़े हुए विहान गेट की ओर दौड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका सहायक लड़का बन गया हो। पिछले कुछ दिनों से वह इधर उधर दौड़ रहा था, एक हौंफते हुए कुत्ते की तरह थका हुआ। पहले अनुप्रीता के साथ ड्रैगन सिटी, फिर मकाओ। क्या गड़बड़ थी? उसे ठीक से आराम करने का मौका ही नहीं मिला था। वह दिन रात दो महिलाओं के बीच फंसा हुआ था, लगभग एक पुरुष अनुरक्षक में तब्दील हो गया था। विहान को यह भी आश्चर्य होने लगा कि क्या वह अपने पिछले जन्म की इन चचेरी बहनों का ऋणी है। सर, कृपया सुरक्षा जांच से गुजरें। चूंकि सब कुछ अचानक हुआ था, विहान वापस जाने के लिए इतनी जल्दी में था कि उसने अस्थायी सुरक्षा जांच के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। तुरंत ही सुरक्षा अलार्म लगातार बजने लगा और सुरक्षा महिला जल्दी से विहान का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ी। मुझे माफ करना, विहान ने एक सज्जनता भरी हंसी निकाली। फिर वह सुरक्षा जांच से गुजरने के लिए आज्ञाकारी ढंग से कतार में खड़ा हो गया। हालांकि जब विहान की जांच की जा रही थी तो उसकी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। 222 अध्याय 225 बॉस, मैं यही हूँ। 222 अध्याय 225 बॉस, मैं यही हूँ। अध्याय 225 बॉस, मैं यही हूँ। विहान को लगा कि वह आकृति कुछ हद तक परिचित थी, लेकिन उस समय वह याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन थी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। उनका प्राथमिक कार्य वापस लौटना और अपनी दादी के लिए कंपनी की समस्याओं को सुलझाना था। अन्यथा यदि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता तो वह जानते थे कि वह स्वयं को जिम्मेदारी से अलग नहीं कर पाएंगे। विहान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन असाधारण आभा वाले काले कपड़े पहने आदमी ने विहान पर ध्यान दिया था। धन्यवाद, आपका स्वागत है। जब सुंदर महिला ने अपनी सुरक्षा जांच पूरी कर ली तो विहान ने धन्यवाद कहा और एक चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए अपना बोर्डिंग पास लिया और केबिन की ओर चल पड़े। हालांकि विहान के जाने के कुछ समय बाद ही काले कपड़े वाला आदमी अंततः मुड़ा। उसके तराशे हुए और कठोर चेहरे पर संदेह की झलक दिख रही थी। विहान से कुछ देर तक नजरें मिलाने के बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति को लगा कि उसकी निगाहें परिचित लग रही हैं, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। इसी तरह वह ये भी याद नहीं कर पा रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। फिर भी जैसे ही विहान मुड़ा और चला गया, काले कपड़े वाले आदमी के मन में भी एक साहसिक अनुमान आया। क्या ये वह हो सकता है? वह मृत्यु देवता जिसने एक बार 13 ईगल्स को अकेले ही लास वेगास में जुआ शहर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। असंभव, मृत्यु देवता 2 वर्ष पहले गायब हो गए थे, वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? काले कपड़े पहने आदमी ने अपने दिल में आए इस विचार को खारिज कर दिया। यदि मृत्यु देवता अभी भी जीवित होते तो भी यह असंभव था कि वे मकाओ में प्रकट होते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु देवता की तुलना में इस व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से उचित नहीं था। जुआ खेलने वाले भगवान भाई, क्या हुआ? उसी समय एक सुंदर फुर्तीली जवान लड़की काले कपड़े पहने आदमी के पास आए। ओह, कुछ नहीं। वह आदमी रुक गया। उसकी बहन के अचानक हस्तक्षेप से उसकी विचार श्रृंखला क्षण भर के लिए बिखर गई। जुआ भगवान के नाम से प्रसिद्ध इस व्यक्ति ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, धूप का चश्मा पहना हुआ था तथा काले रंग की फैशनेबल टोपी पहन रखी थी। वह लगभग पूरी तरह से भेष बदल चुका था। यदि कोई ध्यान से न देखे तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वह कोई और नहीं बल्कि मकाओ का प्रसिद्ध जुआ भगवान था। ऐसा कहा जाता था कि उनका जुआ खेलने का कौशल लास वेगास के जुआ संत से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली था।
दुनिया के 4 प्रमुख जुआ शहरों की रैंकिंग में ऐसी अफवाहें थीं कि उनका कौशल पहले से ही सभी 4 शहरों में किसी भी अन्य से आगे निकल गया था, जिससे उन्हें पूरे हुआक्सिया जुआ समुदाय में शीर्ष जुआरी का खिताब मिला। हालांकि उन्होंने स्वयं कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके हृदय में एक प्रतिद्वंद्वी था जिससे वे सदैव सावधान रहते थे। ऐसा कहा गया कि इस प्रतिद्वंद्वी ने लास वेगास में गैम्बलिंग सेंट के खिलाफ लगातार 10 गेम जीते थे तथा प्रतिद्वंद्वी को पासा पलटने का कोई मौका नहीं दिया था, और उस उच्च दांव वाले खेल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड समिति का भी ध्यान आकर्षित किया था। जुआ खेलने वाले भगवान भाई, मुझे अभी तुम्हारी नजरें कुछ अजीब क्यों लग रही हैं? मासूम और प्यारी लड़की ने बैंगनी लेस वाली छोटी सी टोपी पहने हुए अपना सिर झुकाया और शरारती और मनमोहक काले कपड़े पहने आदमी की तरफ जीभ निकाली। उसकी लंबी और सुंदर काया, चिकनी गोरी त्वचा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी, जो सुंदर महिलाओं से भरा हुआ था, अलग ही दिखाई दे रही थी। चुप रहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुझे जुआ भगवान मत कहो। वह व्यक्ति स्पष्टतः अपनी बहन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने से अप्रसन्न था। ठीक है जीवू भाई। लड़की ने फिर से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका चुटीला और प्यारा व्यक्तित्व वास्तव में उस आदमी को सिरदर्द दे रहा था। वैसे जीवू भाई, आप अभी क्या देख रहे थे? आप बहुत तल्लीन लग रहे थे। लड़की ने धीरे से अपने बड़े धूप के चश्मे को हटा दिया, जिससे उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखें दिखाई दी, जिसने उत्सुक राहगीरों को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। तुम इतने जिज्ञासु बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? आप इस बात पर सहमत हुए थे कि इस बार आप मेरी हर बात सुनेंगे, फिर भी हमने अभी बात शुरू ही की है और आप सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं भविष्य में तुम्हें फिर से बाहर ले जाने का साहस कैसे कर सकता हूँ? झुंझलाहट के भाव के साथ जीवू ने अपने चौड़े और पतले हाथों से लड़की के माथे को धीरे से थपथपाया। उसकी हरकतों से उसके प्रति उसके स्नेहपूर्ण रवैये का स्पष्ट पता चल रहा था। अरे, मैं तो बस इतना जानता था कि भाई जीवू सबसे अच्छे हैं। मैं तो बस पूछ रहा था, बस इतना ही। अगर मैंने भाई जीवू को परेशान कर दिया है तो मैं अब से इतने सारे सवाल पूछना बंद कर दूंगा। हम्फ, लड़की ने कहा। उसका छोटा सा सिर नीचे झुका हुआ था क्योंकि उसने अपने सेक्सी होंठ फुलाए और दयनीय तरीके से अपने गाल फुलाए। ठीक है, जब तक आप मुझे सार्वजनिक स्थानों पर जुआ भगवान भाई नहीं कहेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे, जीवू ने कहा। कुछ अवाक होकर उसकी ओर देखा, फिर उसकी आंखें रंगों के जटिल मिश्रण से चमकती हुई उस दिशा का अनुसरण करती रही जहां विहान गायब हो गया था, मानो कुछ सोच रहा हो। हे मृत्युदेव, यदि आप अभी भी जीवित हैं तो एक दिन हम पुनः मिलेंगे। उस आदमी की निगाहें तेज और चमक से भरी हुई थीं। हवाई जहाज में उड़ान भरने की बात करें तो यह वास्तव में बहुत आरामदायक नहीं है। पिछली बार जब मैं ड्रैगन सिटी गया था तो विमान में मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी, लेकिन मकाऊ की इस यात्रा में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बस दूसरों के लिए काम निपटा रहा था। पेट में भरा आक्रोश लेकर मैं अंततः झोंघाई शहर लौट आया। विहान ने रुकने की हिम्मत नहीं की। यदि वह पहले जैसा होता तो इतनी मेहनत के बाद वह निश्चित रूप से आराम करने के लिए किसी बार में चला जाता, लेकिन अब चीजें अलग थी। एक बिगड़ेल महिला उसके घर आने का इंतजार कर रही थी। हवाई अड्डे से निकलने के बाद उसने पहले कंपनी तक टैक्सी से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि अनुप्रीता उसे खुद ही लेने के लिए फोन करेगी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य था। वह, जो एक सीईओ स्तर की हस्ती और एक आपदा जैसी व्यक्ति है, वास्तव में मेरे जैसे एक छोटे से टूटे हुए सुरक्षा गार्ड को लेने के लिए खुद को नीचे गिरा सकती है। इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। विहान लापरवाही से हवाई अड्डे के निकास द्वार की ओर एक उदासीन व्यवहार के साथ चला गया और दूर से ही अनुप्रीता ने उसे देख लिया था। अचानक उसके सीने से एक अकथनीय क्रोध फूट पड़ा। लिन, मिस नांगोन दयालुता के कारण आपको लेने आई, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि आप उड़ान से थक गए होंगे। अब आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप काफी सहज हैं। अनुप्रीता की आंखों में क्रोध की चमक थी। उसकी मुठ्ठियां स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी, लेकिन उसके गोरे होठों के कोनों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अरे बॉस, मैं यहाँ हूँ। दूर से विहान ने भी अनुप्रीता की शानदार स्पोर्ट्स कार को देखा और अनुप्रीता को उसके अंदर बैठे देखा, और एक अशिक्षित निर्माण मजदूर की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए वह भीड़ की चौंकती निगाहों से बेखबर लग रहा था। क्या उसे इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? उसकी चमड़ी मोटी हो सकती है, लेकिन अनुप्रीता उसकी तरह मोटी चमड़ी वाली नहीं थी। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर मोड़ दिया और बिना कुछ कहे वापस लौट गई। विहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो अभी अभी हवाई अड्डे से बाहर निकले थे। अरे बॉस, मैं यहाँ हूँ, भागो मत। अरे बॉस, मैं अभी तक कार में नहीं बैठा हूँ। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से ऊंची थी। सामान से भरा एक बैग लेकर फटे पुराने कपड़े पहने हुए हवाई अड्डे की भीड़ भाड़ के बीच भी उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। अनुप्रीता को इस बात से गुस्सा आया कि वह सीधे उसके पास दौड़ा और भेड़िए की तरह चिल्लाते हुए अनुप्रीता का असली नाम पुकारा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। 223, अध्याय 226, युवा मास्टर, मैं अब यह नहीं कर रहा हूँ। 223, अध्याय 226, युवा मास्टर, मैं अब यह नहीं कर रहा हूँ। अध्याय 226, मैं काम करना बंद कर चुका हूँ।
यदि उस समय अनुप्रीता के हाथ में तीर होता तो वह शायद बिना किसी हिचकिचाहट के विहान को गोली मार देती, क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसे थप्पड़ मारकर मार डाले। जब स्पोर्ट्स कार फुटपाथ पर खड़ी हुई तो अनुप्रीता का मूल रूप से ठंडा चेहरा एक बार फिर से उतर गया। उसकी चमकदार भावपूर्ण भौहें सेवई नूडल्स की तरह एक साथ कसकर गुंथी हुई थीं, जो विहान को उचित रूप से डांटने और उसके प्रति अपने असंतोष को व्यक्त करने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि जैसे ही विहान हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर दौड़ी, उसने पहले से ही उसका सामना किया और थूक उड़ाते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हें बता रहा हूं अनुप्रीता, तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गई हो। ऐसा मत सोचिए कि आप हम सुरक्षा गार्डों को इस तरह से धमका सकते हैं, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कैसे मैंने अभी अभी अपनी जान लगभग गंवा दी थी। उस समय विहान को अनुप्रीता की स्थिति की परवाह नहीं थी, और यहां तक कि मिट्टी की मूर्ति में भी क्रोध की चिंगारी होगी उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कैसी स्थिति थी? आप ही थे जिन्होंने उसे वापस बुलाने पर जोर दिया था, फिर भी आपने तय समय के अनुसार उसे लेने के बजाय अपनी स्पोर्ट्स कार में घूमने और उसे चिढ़ाने का निर्णय लिया। क्या किसी के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ठीक है? सुंदर होना आपको महान नहीं बनाता। क्या सुंदर होने का मतलब यह है कि आपको दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने की जरूरत नहीं है? आप अनुप्रीता की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। लोगों की नजरों में उसके पास विहान जैसी मोटी चमड़ी नहीं थी। आखिरकार वह त्यानीर समूह में एक कार्यकारी थी और उसे अपनी गरिमा को थोड़ा बनाए रखना था। लेकिन विहान कौन था? वह तो बस एक घटिया सुरक्षा गार्ड था जो मरने के लिए इंतजार कर रहा था। उसकी चमड़ी शहर की दीवार जितनी मोटी थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अनुप्रीता कौन था। आखिरकार लोगों के बीच श्रेष्ठ या निम्न स्तर जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसके अलावा वह संयुक्त राज्य अमेरिका से एक प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड स्नातक भी थी। क्या उसमें दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं था? आप क्या मैं गलत हूं? विहान अपना सामान पकड़े हुए स्पष्ट रूप से क्रोधित हो रहा था। आखिरकार वह एक गर्म खून वाला आदमी था और जोश नामक यह मूल्यहीन चीज अभी भी उसके अंदर थी। कार में बैठ जाओ। अनुप्रीता ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और उसे घूर कर देखा, फिर घमंड से अपना सिर घुमा लिया। उसे पहचानना नहीं चाहती थी। उसकी पतली जेड जैसी उंगलियों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। विहान उसके रवैये से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपना सामान कंधे पर डाला और अनुप्रीता से कहा, मैं आज आपके लिए काम नहीं करूंगा, जाओ किसी और को ढूंढो। ऐसा कहने के बाद विहान आत्मविश्वास से अपने सामान के साथ भीड़ की ओर चले गए और कुछ ही क्षणों में कई दर्शक उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिनमें से आधे अनुप्रीता की शीर्ष स्पोर्ट्स कार से और आधे अनुप्रीता की सुंदरता से आकर्षित थे। संभवतः इन लोगों ने कभी भी एक स्वर्गीय अमर सुंदरी को ऐसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति द्वारा अस्वीकार होते नहीं देखा था, जिसे भीड़ में खो जाने पर कोई भी दूसरी नजर से नहीं देखता था। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के भाव अनमोल थे। तुम लिन, यहाँ वापस आओ। मैं तुम्हें वापस आने का आदेश देता हूँ। अनुप्रीता भी अब क्रोधित हो गया था। चाहे जो भी हो, वह त्यानीर समूह की शीर्ष कार्यकारी थी। हैसियत की बात तो छोड़ ही दीजिए, केवल दिखावे के आधार पर वह संभवतः पूरे झोंघाई शहर में बेजोड़ थी। इसके अलावा अनुप्रीता स्वाभाविक रूप से अपनी हड्डियों पर गर्व करती थी, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने विहान ने उसे अस्वीकार करने का साहस किया। यह एक अवास्तविक स्वप्न जैसा था। अचानक उसके गोरे चेहरे पर अनायास ही गुलाबीपन आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह शर्मिंदा थी। विहान बिना पीछे देखे बड़ी शान से हवाई अड्डे से सीधे सड़क पार करते हुए चले गए। उसे इस समय अनुप्रीता के मूड की परवाह नहीं थी। चाहे उसने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की, विहान पीछे नहीं मुड़ा और उनके आसपास के चेहरे और भी अधिक अभिव्यंजक हो गए। इस बीच अनुप्रीता के क्रोध ने उसकी मोहक छाती को परेशानी से भर दिया। महिलाएं डरावनी हो सकती हैं, विशेषकर गुस्सैल खूबसूरत महिलाएं तो और भी अधिक डरावनी होती हैं। चूंकि विहान उसकी कार में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अनुप्रीता संभवतः उससे विनती करने के लिए अपने अभिमान को त्याग नहीं सकती थी। वह अपनी स्पोर्ट्स कार को सड़क पर तेजी से चला रही थी, जिससे अन्य वाहन चालक रुकने को मजबूर हो गए और उसे बुरा भला कहने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह वाहन चालक एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिससे उनका गुस्सा शांत हो गया। हवाई अड्डे से निकलने के बाद विहान ने दृढ़ निश्चय के साथ एक टैक्सी बुलाई, लेकिन उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी जेब में एक कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था, और यहाँ तक कि उसने जो हवाई जहाज का टिकट खरीदा था, वह भी उस छोटी लड़की ने फोन पर पहले से बुक कर लिया था। इस स्थिति ने विहान को चिड़चिड़ा महसूस कराया। एक पैसे के बिना यहाँ तक कि एक नायक को भी मुश्किल होती है। विहान की तो बात ही छोड़िए, जो कभी भी खुद को नायक कहलाना पसंद नहीं करता था, एक ऐसी उपाधि जो इतिहास में अक्सर अल्पकालिक होती है। यदि वह विदेश में होता तो विहान मजाक करके मुफ्त यात्रा का रास्ता अपना सकता था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह हुआक्सिया था। हुआक्सिया क्या था? यह धन की भूमि थी। क्या आप बिना भुगतान के यात्रा करना चाहते हैं? यदि उसके पूर्व भाइयों को पता चल जाता कि वह अपने ही देश में मुफ्त यात्रा करने की कोशिश कर रहा है, तो वे उसकी खूब हंसी उड़ाते। कोई अन्य विकल्प न होने पर विहान ने अपनी जेब टटोली और वहां एक टैक्सी का बिजनेस कार्ड पड़ा हुआ पाया, इसलिए उसने उसे निकाल लिया।
विहान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये कार्ड उस समय का है जब वह पहली बार देश लौटे थे। उसे यह उपहार एक खूबसूरत टैक्सी ड्राइवर से मिला था, जिससे बाद में उसकी एक बस स्टॉप पर एक और मुलाकात हुई। अब इसके बारे में सोचकर ये वास्तव में काफी मनोरंजक था। हालांकि विहान उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। आखिरकार उन दो मुलाकातों ने उसके लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी थी, और इसके अलावा वह अब झोंगहाई सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर था। भगवान ही जाने कि वह उसे लेने आएगी या नहीं। अरे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? जब विहान विचारों में खोया हुआ था, तभी बीजिंग हुंडई कार में सवार एक ड्राइवर ने अपना सिर कार से बाहर निकाला। विहान को कंधे पर सामान लिए देखकर वह बता सकता था कि विहान टैक्सी की तलाश कर रहा था, इसलिए वह किराया मांगने के इरादे से संपर्क किया। ये बदमाश चालक, जो आमतौर पर अपनी निजी कारों के साथ स्टेशनों और हवाई अड्डों के आसपास घूमते रहते थे, शिकार के आने का इंतजार करते थे। वे बातचीत शुरू कर देते हैं, बातूनी अंदाज में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तविकता में वे ठंडे दिमाग से यह हिसाब लगाते हैं कि आपको कैसे ठगा जाए। विहान ने उसे अनदेखा कर दिया और गुजरती कारों को देखने के लिए इधर उधर देखता रहा। लेकिन झोंगहाई सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात वास्तव में बहुत अधिक था, और यहां तक कि टैक्सी बुलाना भी मुश्किल था। हवाई अड्डे के अंदर एक निर्दिष्ट प्रतीक्षा क्षेत्र था, और एक बार जब आप पिकअप क्षेत्र से बाहर निकल जाते थे तो सवारी ढूंढना कठिन होता था। इसके अलावा उन विदेशियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे अभी विहान है, जिसने कुछ समय पहले अनुप्रीता के सामने बड़ाई दिखाई थी, लेकिन अब उसे कुछ पछतावा हो रहा था। युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? बस अपने बड़े भाई को यहाँ बताओ। जब आप बाहर होते हैं तो ये हर किसी के लिए कठिन होता है। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। वो बदमाश ड्राइवर लगभग 40 वर्षीय मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसकी त्वचा गोरी थी लेकिन चेहरे पर कोमलता नहीं थी, तथा उसका पेट भी बड़ा था। उन्होंने अपने गले में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी, मानो वह कुत्ते का पट्टा हो, जिससे एक आक्रामक और गुंडागर्दी का भाव प्रकट हो रहा था। पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास नकदी की कमी है। विहान ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया और लापरवाही से अपनी अलकलाई घड़ी पर नजर डाली। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विहान की कलाई पर ब्रांडेड घड़ी को देखा और उसका दिल उत्सुकता से भर गया। युवक, शांत रहो। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। ऐसा लग रहा है जैसे आप शहर में नए हैं और झोंगहाई शहर से अपरिचित हैं। आज आप मुझसे मिले हैं और मैं आपसे कुछ ही वर्ष बड़ा हूं और एक पूर्व सैनिक भी हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 224 अध्याय 227 मेरे चाचा की पत्नी की छोटी बहन का चचेरा भाई। 224 अध्याय 227 मेरे चाचा की पत्नी की छोटी बहन का चचेरा भाई। अध्याय 227 मेरे चाचा की पत्नी का चचेरा भाई। अपने सामने ड्राइवर के परिचित व्यवहार को देखकर विहान अपने दिल में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं झोंगहाई शहर में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। क्या मैं झोंगहाई से अपरिचित हो सकता हूँ? ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है। हालांकि विहान ने इसे सीधे तौर पर स्पष्ट नहीं किया। उसने अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़ी हुंडई कार पर एक नजर डाली और फिर एक गंभीर नजर से, जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी हो, झिझकते हुए पूछा, भाई क्या आप जानते हैं कि झोंगहाई शहर में तियान्यू समूह तक कैसे पहुंचा जाए? वह व्यक्ति डरपोक लग रहा था, बिल्कुल किसी देहाती व्यक्ति की तरह जिसने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। वह अपना सामान छाती से कसकर पकड़े हुए स्तब्ध दृष्टि से देख रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी का गोलमटोल चेहरा कांप उठा और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तियान्यू समूह, वह कहाँ था? ये झोंगहाई शहर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक था। इसके अलावा वह जगह सुंदरियों से भरी थी। सफेद पुष और सोने के कॉलर गाय के बाल की तरह आम थे, और झोंगहाई का हर स्थानीय नागरिक वहां काम करना चाहता था, है ना? उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां का एक चौकीदार भी संभवतः उससे अधिक कमाता होगा जो वह अभी कमा रहा है। लेकिन वह कैसे जान सकता था कि विहान तियान्यू समूह के सुरक्षा विभाग में सिर्फ एक सुरक्षा अधिकारी था, जिसका मासिक वेतन 3000 युआन था। बेशक ये गौण बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तियान्यू ग्रुप की प्रमुख निदेशक अनुप्रीता उनकी भावी पत्नी थी। यदि वह ये बात जोर से कहता तो उसके सामने बैठा अधेड़ उम्र का आदमी शायद सदमे में आकर अपनी पैंट गीली कर लेता। भाई, क्या आप तियान्यू ग्रुप में जाना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग का आदमी कुछ संदिग्ध था। ऊपर से नीचे तक विहान की जांच करते हुए अपने दाहिने हाथ से बाल रहित थोड़ी को रगड़ रहा था। हाँ, मैं अपने रिश्तेदार के चाचा की पत्नी के चचेरे भाई को ढूंढ रहा हूँ। विहान की आंखें मासूम थीं और वह इतने बेपरवाह तरीके से बोल रहा था कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी घबरा गया। आखिर यह क्या था? आपके रिश्तेदार का तियान्यू ग्रुप में क्या पद है? एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, विहान ने सच्चाई से कहा, मानो उसे गर्व हो कि उसका रिश्तेदार एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। तुरंत ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ही रंगीन भाव आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक दयालु मेजबान की तरह मुस्कान थी। आखिरकार ये व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पैसे के बारे में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके रिश्तेदार के चाचा का चचेरा भाई कौन था, जब तक कि उसे गंतव्य पर पहुंचने पर भुगतान मिल जाता था।
उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि तियानियू समूह यहाँ से कितनी दूर है? ड्राइवर के अतिरंजित भावों को देखते हुए विहान ने फिर भी धीरे से कहा, ये झोगहाई शहर में मेरा पहला दौरा है, मैं इस जगह से बहुत परिचित नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं, बड़े भाई। कोई बात नहीं। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने अपनी छाती पर जोरदार थपथपाया और सहमति जताते हुए अपने पीले हथेली वाले हाथ को आगे बढ़ाया, जो धूम्रपान से पीला हो गया था, और विहान के कंधे पर थपथपाया, जिससे उनका रिश्ता अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी भरा लग रहा था। यहाँ से तियानियू समूह कितनी दूर है? अरे बड़े भाई, आप भाग्यशाली हैं कि आज मुझसे मिले। यदि वह कोई अन्य काले दिल वाला ड्राइवर होता तो वह निश्चित रूप से आपको लूट लेता। क्या आप जानते हैं कि झोगहाई शहर में टैक्सी का शुरुआती किराया कितना है? मुझे आपको ये बताते हुए डर लग रहा है, हो सकता है कि यह आपको मौत के घाट उतार दे। आओ इधर आओ, देखो मेरे पास नक्शा है, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। जैसे ही उन्होंने बातचीत शुरू की, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विहान को कार की ओर खींचना शुरू कर दिया, बड़े उत्साह के साथ अपना नक्शा निकाला और बहुत सारे रंगों के साथ कहा, बड़े भाई एक नजर डालें, हम अभी यहाँ हैं। यदि आप तियानियू समूह जाना चाहते हैं तो हमें राजमार्ग लेना होगा। क्या आप जानते हैं कि राजमार्ग क्या है? मुझे नहीं पता, विहान ने बड़ी गंभीरता से आंखें फाड़कर देखते हुए जवाब दिया। राजमार्ग है। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ पल के लिए अवाक रह गया, फिर उसकी नजरें हट गईं और वह हंस पड़ा। राजमार्ग एक बहुत बहुत लंबी सड़क है। यदि आप पैदल चले तो आपको वहां पहुंचने में 1 वर्ष लग सकता है, इसलिए मैं आपको गाड़ी से वहां ले जाऊंगा। यहां से तियानियू ग्रुप तक ड्राइव करने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। क्या आपको लगता है कि यह बहुत दूर है? दूर? चूंकि यह इतनी लंबी दूरी है, अगर आप पैदल चले तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना समय लगेगा? शायद बहुत समय हो गया है। बिल्कुल बड़े भाई, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे बस थोड़ा सा संकेत देने की जरूरत है और आप समझ जाएंगे। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति समय समय पर उसकी प्रशंसा करता रहा, जिससे विहान खुशी से मुस्कुरा रहा था। भाग्यशाली छोटे बेवकूफ, मैं तुम्हें अभी खुश रहने दूंगा, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे पैसे ठग लूंगा। अधेड़ उम्र का मोटा आदमी मन ही मन खुशी से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज रात नाई की दुकान पर जाने के लिए उसके पास पैसे सुरक्षित थे। आखिरकार इस समय में आप चाहे किसी से भी नफरत करें, लेकिन पैसे से नफरत न करें। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। भाई, आपने यह नहीं बताया कि इतनी लंबी दूरी का किराया कितना होगा। हे, बच्चा बहुत मूर्ख नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने एक अजीब सी हंसी दी, जल्दी से विहान के कंधे पर गर्मजोशी से थपथपाया और मार्शल आर्ट की दुनिया के एक पुराने बॉस की तरह बोला, बड़े भाई, जैसा कि आपने अभी देखा, यह एक लंबी दूरी है। यदि आप टैक्सी लेते हैं तो क्या आपको पता है कि शुरुआती किराया कितना होगा? 16 युआन। सही, बिल्कुल, शुरुआती किराया 16 युआन है। तो इतनी लंबी दूरी के लिए जरा सोचिए कि आपको कितना भुगतान करना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ ईमानदारी से सलाह देता हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हुआ करता था। मैं स्पष्टवादी हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। यदि आप वास्तव में आज तियानियू ग्रुप जाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज तियानियू ग्रुप जाने वाली कारें पहले ही जा चुकी हैं। कल वहां पहुंचने के लिए आपको शायद किसी होटल में रात भर रुकना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि झोगहाई शहर में एक रात होटल में रुकने का कितना खर्च आता है? कितना? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी कीमत कम से कम 5 से 600 युआन होगी। इसके अलावा आपको एक पहचान पत्र और जमा राशि की भी आवश्यकता होगी। भाई, आपकी स्थिति को देखते हुए यह हर उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है जो काम पर जाता है और वे 500-600 युआन पानी की तरह यूं ही नहीं बहकर आते हैं। तो भाई, अगर तुम मुझे वहां ले जाओगे तो कितना खर्च आएगा? मुझे सीधे सीधे बताए, जब तक ये बहुत ज्यादा न हो। यह कोई मुद्दा नहीं है। विहान ने यह बात पूरी ईमानदारी से कही। मुद्दा पैसा नहीं था, मुद्दा यह था कि इस समय पैसे नहीं थे। भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, हालांकि हम बिना लाइसेंस वाली कारें चलाते हैं, हम उन टैक्सियों से बहुत सस्ते हैं। हम कोई प्रारंभिक किराया नहीं लेते। यदि आप वास्तव में आज तियानियू ग्रुप जाना चाहते हैं तो मेरे लिए ये कहना कठिन है, क्योंकि मैं शायद ही कभी इतनी दूर जाने वाली यात्रा करता हूँ। इसलिए भाई, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहली बार झोगहाई शहर आया हूँ। मैं इस जगह से पूरी तरह परिचित हूँ। कृपया मुझे बीच रास्ते में मत छोड़िए। बस मुझे सच बताओ, तियानियू ग्रुप जाने का कितना खर्चा है? अरे बड़े भाई, आप मुझे ये कैसे कहलवा सकते हैं? मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हुआ करता था। मैं ऐसा व्यवसाय नहीं करूंगा जिसमें झूठ बोलना और पैसे की धोखाधड़ी करना शामिल हो, खासकर आप जैसे बाहर से आने वाले श्रमिकों से तो बिल्कुल नहीं। हमें आपकी देखभाल करनी चाहिए, न कि आपको लूटना चाहिए। यदि आप वास्तव में आज तियानियू जाना चाहते हैं तो मैं मीटर का उपयोग करूंगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप मीटर की रीडिंग के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के मोटे व्यक्ति ने ईमानदार तरीके से बात की। वे पहले से ही मीटर का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए थे। विहान इससे अधिक क्या कह सकता था?
इसके अलावा संभवतः मीटर से चलने से अधिक विश्वसनीय कुछ भी नहीं था, है ना? 225 अध्याय 228 पैसा कोई समस्या नहीं है। 225 अध्याय 228 पैसा कोई समस्या नहीं है। अध्याय 228 पैसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है बड़े भाई, आप ही निर्णय लें। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। भाई सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा भाई कोई नदी का डाकू है। बड़ा भाई एक सैनिक हुआ करता था और सैनिक कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए निश्चिंत रहो छोटे भाई। इस मूर्खतापूर्ण बात को देखो। एक सैनिक। सभी सैनिक कब से एक जैसे हो गए हैं? क्या उनमें सैन्य गुंडे जैसे बुरे लोग नहीं हैं? और इसके अलावा कौन जानता है कि यह आदमी वास्तव में वैध है या नहीं? खाली शब्द कुछ भी साबित नहीं करते। मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी एक सैनिक हूं। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? फिर भी विहान खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ठीक है, जब बड़े भाई ने ऐसा कहा है तो मैं और क्या कह सकता हूं। बस मीटर चलाओ बड़े भाई, और जब समय आएगा तो मीटर जो भी दिखाएगा मैं तुम्हें उतना ही भुगतान करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें हारने नहीं दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो भाई, बड़ा भाई एक सैनिक है। ऐसा लगता है कि यह आदमी सचमुच अपने सैनिक दर्जे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। वह सैनिक होने का बखान करना बंद नहीं कर सकता। क्या अब सैनिकों की विश्वसनीयता असीमित हो गई है? क्या ये क्रेडिट कार्ड की तरह है जिसे आप कभी भी स्वाइप कर सकते हैं? बस पब फ्यूचर विज्ञापन। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने हुंडई को सीधे शहर के केंद्र की ओर चलाया, और यार इस आदमी के ड्राइविंग कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता था। पूरी यात्रा के दौरान वह विहान के साथ बातें करता रहा, शेखी बघारता रहा, यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील पकड़े बिना भी। विहान ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन ड्राइवर की ढिठाई कुछ और ही थी। विहान को कभी कभी स्पीडोमीटर और किराया मीटर पर नजर डालते हुए देखकर उसने जानबूझकर लिन का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि वह खुद को बेवकूफ बना सके। जो लोग अवैध टैक्सियों में सफर कर चुके हैं वे जानते हैं कि ड्राइवर बातें करते हुए समय बिताना पसंद करते हैं। इस विधि का उपयोग आपको समय का ध्यान न रखने देने के लिए किया जाता है। बेशक ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। मैं कहता हूं, बड़े भाई आपका मीटर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यह इतनी जल्दी कैसे उछल रहा है? विहान ने अंततः अपनी चिंता व्यक्त की। चिंता मत करो भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें धोखा नहीं देगा। अब हम राजमार्ग पर हैं, आप जानते हैं कि राजमार्ग क्या होता है ना? यह ऐसी कार है जिसमें आप सीधे गाड़ी चलाते हैं और यदि कार की गति 150 या 160 तक भी पहुंच जाती है तो आपको इसकी गति का एहसास नहीं होगा। ओह, तो यह ऐसा ही है। चिंता मत करो भाई, यहाँ का बड़ा भाई एक सैनिक हुआ करता था। यह आदमी बार बार ये बताने से नहीं रुक रहा था कि वह एक सैनिक था। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है बड़े भाई, विहान ने गंभीरता से कहा। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने अचानक रुककर विहान की ओर अपना सिर घुमाया और एक असहाय कड़वी मुस्कान दी। भाई, बातूनी नहीं बनना चाहता, लेकिन हम काफी समय से गाड़ी चला रहे हैं। तियानयू तक अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और यह एक तरह का भाग्य है कि मैं आज आपसे मिला। बड़े भाई आपसे अधिक शुल्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा कमाना कठिन है, लेकिन आप मुझसे बिल चुकाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, है ना? आप देखें। तभी विहान को एहसास हुआ कि यह आदमी जाल बिछा रहा था और उसे उसकी छोटी सी योजना का पता चल गया। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी हारने नहीं दूंगा। बस मुझे ईमानदारी से बताओ तियानयू से कितना आगे है। इस तरह मुझे स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हे भाई, मैं वास्तव में आपको यह नहीं बता सकता कि यह कितनी दूर है। आखिरकार तियानयू समूह झोंगहाई शहर के हवाई अड्डे से बहुत दूर है। मैं पूरे रास्ते नेविगेशन का उपयोग करता रहा, इसलिए मुझे वास्तव में सही दूरी का पता नहीं है। ये व्यक्ति ऊपर से काफी परेशान लग रहा था। विहान ने उसे सीधे तौर पर उजागर नहीं किया, लेकिन एक भव्य इशारे के साथ उन्होंने घोषणा की, चिंता मत करो बड़े भाई, पैसा कोई समस्या नहीं है। जब तक हम गंतव्य तक पहुंचेंगे कोई न कोई आपको भुगतान कर देगा। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है पैसा न होना। वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर को कुछ उत्साह महसूस हुआ जब उसने विहान की एक कलाई पर अलकलाई घड़ी और दूसरी कलाई पर काले रंग का ब्रेसलेट देखा। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास नकदी की कमी है। वास्तव में कैसा पक्षी है, विहान ने मन ही मन सोचा। चूंकि भाई यह मामला है तो निश्चिंत रहो, आज भले ही मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए दृढ़ हूं। अगर आज मुझे लाभ नहीं हुआ तो कम से कम मैं आपसे परिचित तो हो जाऊंगा। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाते हुए कहा और गाड़ी तेजी से भगा दी। लगभग 1 घंटे के बाद अवैध टैक्सी चालक कई चक्कर लगाने के बाद अंततः तियानयू ग्रुप के पूर्वी गेट पर पहुंचा। आसमान की ओर उठे राजसी तियानयू समूह को देखकर मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वाह, ये झोंगहाई शहर के सबसे ऊंचे स्थलों में से एक है। यदि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले, भले ही मैं एक साधारण ड्राइवर के रूप में ही क्यों न काम करूं, तो मैं कुछ साल कम जीने को तैयार हूँ।
ड्राइवर की आंखें तीव्र लालसा से चमक उठी जब उसने पास में तियानियो ग्रुप के कई युवा दुबले पतले वरिष्ठ अधिकारियों को देखा। उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह दौड़कर किसी एक स्त्री पर अत्याचार करे। तियानियो समूह में शामिल होना वास्तव में पूरे झोंगहाई शहर के हर महत्वाकांक्षी पुरुष जानवर का अंतिम सपना था। यहां तक कि अंदर मौजूद किसी भी सुरक्षा गार्ड को भी संभवतः प्रमाणित होना पड़ता था। भाई, क्या आप यहां काम करते हैं? मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने तियानियो ग्रुप को स्वप्निल दृष्टि से देखा और बेतहाशा कल्पनाएं करने लगा। उसने सुना था कि तियानियो की शीर्ष निदेशक और झोंगहाई शहर के व्यापार जगत की सबसे सुंदर महिला अनुप्रीता न केवल अत्यंत बुद्धिमान थी बल्कि अत्यंत सुंदर भी थी। स्मार्ट उपकरणों को समर्थन देने के 15 वर्ष, निर्बाध ऊर्ध्वाधर गतिशीलता सुनिश्चित करने के 15 वर्ष, विनिर्माण उत्कृष्टता के भविष्य को आकार देने के 15 वर्ष। उसकी एक झलक पाना सचमुच कल्पना करने लायक था। सपने तो बहुत हैं, लेकिन वास्तविकता कठोर है और वह बस इसके बारे में सोच ही सकता था। मेरा रिश्तेदार यहाँ काम करता है, विहान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि यह पूरी तरह से झूठ नहीं था क्योंकि अनुप्रीता वास्तव में उसकी भावी पत्नी थी। उसे रिश्तेदार कहना भी कमोबेश वैसा ही था और समय के साथ वह रिश्तेदार शब्द को पूरी तरह से छोड़ भी सकता था। रिश्तेदार? कैसा रिश्तेदार? देखो नौजवान, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। किसी चचेरे भाई की चाची की भाभी जैसी बातें मत शुरू करो। मध्यम आयु वर्ग का ड्राइवर अभी भी उत्साह से विहान को देख रहा था, ये सोचकर कि अगर उसने इस आदमी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया तो वह कम से कम तियानियो समूह में किसी को जान लेगा। भविष्य में भोजन या पेपर मिलने से क्या अधिक संपर्क नहीं बनेंगे तथा संभवतः सुंदर महिलाओं से भी मुलाकात होगी। क्या मैं इसका जिक्र नहीं कर सकता? विहान की प्रतिक्रिया ने ड्राइवर के आगे के विचारों को अचानक खत्म कर दिया। ड्राइवर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो पहले खुशी से भरा हुआ था, अचानक कठोर हो गया। बहुत बढ़िया, वह व्यर्थ की बकबक में लिप्त था। उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी बुद्धि संदिग्ध थी। भाई, हम आ गए हैं। ड्राइवर के चेहरे पर आए भारी बदलाव को देखकर विहान परेशान नहीं हुए। उसने शांति से कार का दरवाजा खोला, अपना सामान उठाया और ड्राइवर की निगाहों के नीचे तियानियो समूह की ओर ऐसे चल दिया जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। हे, रुको भाई, जल्दी मत भागो। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने विहान का रास्ता रोकने के लिए कार से बाहर निकलकर जल्दबाजी की। यह क्या है? क्या कुछ और है? क्या कुछ और है? यह आदमी सचमुच मूर्ख बन सकता है। उसने अभी तक किराया नहीं चुकाया था। देखो भाई, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं तुम्हें तियानियो ग्रुप तक ले गया और तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने विहान को एक मजबूर मुस्कान के साथ देखा। किराया? विहान हैरान दिखे, फिर बोले, कितना किराया? 226, अध्याय 229 वायलिन, मैं सब कुछ समझता हूँ। 226, अध्याय 229 वायलिन, मैं सब कुछ समझता हूँ। अध्याय 229 वायलिन, मैं सब कुछ समझता हूँ। क्या बिल्ली है? कार का किराया? मेरी गान। अधेड़ उम्र के ड्राइवर की नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई थी। उसने जल्दी से हंसते हुए विहान से कहा, चलो भाई, तुम इस तरह मजाक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी वापस लाया हूँ। मैं वास्तव में इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई। मैं भी आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। विहान ने उसे अनदेखा करना जारी रखा और सीधे तियानियो समूह की ओर चल दिया। हे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विहान का सामान छीन लिया। अप्रिय चेहरे और कमर पर हाथ रखकर उसने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने आज इस गाड़ी का किराया नहीं चुकाया तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें यही तियानियो ग्रुप में बर्बाद कर दूंगा? ओह, मुझे बर्बाद कर दोगे? अब विहान को इसमें दिलचस्पी थी। उसने अपना सिर मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर की ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे किस तरह से बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? तुमने मेरे साथ गंदी चालें चलने की हिम्मत की। तुम नहीं जानते कि मैं पहले कौन था। एक सैनिक, विहान ने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, तुम्हें पता है कि मैं एक सैनिक हूं और फिर भी तुम गंदी चालें चलने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ घूमता था? मुझे नहीं पता। विहान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। आप? यहाँ तक कि सबसे अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी विहान से इतना क्रोधित हो जाएगा कि वह खून थूकने लगेगा। क्या वह मेरे साथ बुद्धिमानी को पकड़ने के लिए मूर्खता कर रहा है? आपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की, जानबूझकर दर्जनों किलोमीटर जोड़ दिए जबकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था? इसके अलावा जब आप मुझे मीटर दिखा रहे थे तो ये पहले से ही दर्जनों किलोमीटर दिखा रहा था। न केवल आपने इसे साफ नहीं किया बल्कि आपने इसे मेरे किराए में भी जोड़ दिया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैंने इसे नहीं देखा? विहान के आरोप सत्य और तीखे थे क्योंकि उन्होंने कार में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की शरारतों की ओर इशारा किया तथा ड्राइवर की आंतरिक योजनाओं को बड़े ही सफाई से और क्रमिक रूप से उजागर किया। अचानक मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर का मोटा शरीर थोड़ा कांप उठा। अरे, ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे अपना हमशक्ल मिल गया है।
दूसरों को धोखा देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना और फिर अपने ही जाल में फंसना। विहान ने बस कुछ बार उसकी ओर देखा और फिर अंदर की ओर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार यह मध्यम आयु वर्ग का ड्राइवर ही था जिसने पहले उसे धोखा देने की कोशिश की थी और यहां तक कि उसे अवैध टैक्सी में ले जाने के लिए मजबूर भी किया था। ये किसकी गलती थी? सबक सीखने से व्यक्ति अधिक बुद्धिमान बनता है। यदि उसने कड़वाहट का स्वाद नहीं चखा, दीवार से टकराने का दर्द महसूस नहीं किया, तो वह कैसे सीखेगा? अन्यथा वो भविष्य में शहर में आने वाले अनगिनत प्रवासी भाइयों को धोखा दे सकता है। बच्चे, यहीं रुक जाओ। ये देखकर कि विहान ने उसकी चालों को समझ लिया है, मध्यम आयु वर्ग का ड्राइवर गुस्से से भर गया। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपने दांत और पंजे दिखाते हुए विहान पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। हालांकि गश्त कर रही सुरक्षा टीम ने पहले ही हंगामा देख लिया था। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने हमला किया, गेटकीपर झेंग लियांग, जो संभवतः 6 फीट या उससे भी अधिक लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी था, ने ड्राइवर को जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। और कई अन्य सुरक्षा अधिकारी अपने डंडे लेकर उस अंधेरे रूम के ड्राइवर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दौड़कर उसे मार डालने के लिए उत्सुक थे। विहान ने जल्दी से उन्हें रोक लिया। आखिरकार स्थिति बड़ी या छोटी हो सकती थी और चीजों को बदतर बनाने से बचना बेहतर था। उन्होंने झेंग लियांग से $200 उधार लिए और कठोर स्वर में मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर को देते हुए कहा, भविष्य में काली टैक्सी चलाना ठीक है, लेकिन लोगों को धोखा मत दो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को जहर देते हैं। फिर जब मध्यम आयु वर्ग का ड्राइवर सदमे में खड़ा था, विहान मुड़ा और उदासीनता से चला गया। बेशक ड्राइवर पूरी तरह से मूर्ख नहीं था। अपने सामने की स्थिति देखकर एक मूर्ख भी जान जाएगा कि आगे क्या करना है। ड्राइवर के जाने के बाद झेंग लियांग के नेतृत्व में भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ने सिगरेट की पेशकश की, अन्य ने उसकी चापलूसी की और अधिक चुस्त भाइयों ने विहान के लिए रास्ता साफ कर दिया। विहान क्षण भर के लिए इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए। आज इन सुरक्षा भाइयों को क्या हो गया है? क्या उन्हें 5 मिलियन का जैकपॉट मिला, या फिर किसी ने कंपनी की किसी ऑफिस लेडी के साथ संबंध बना लिया? भाई लिन, मुझे बताओ उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ? आप ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो टैक्सी का किराया छोड़ देंगे। झेंग लियांग ने एक चापलूस की तरह अपने लगभग 6 फुट के कद से विहान को अभिभूत कर दिया। विहान के बगल में खड़ा वह एक आदिम गोरिल्ला की तरह था। यह बहुत ही अजीब था। हाँ भाई लिन, हमें बताओ कि उस कमजोर आदमी के साथ अभी क्या हुआ था। पहले तो आप इतने खुश नहीं लग रहे थे। एक और दुबला पतला सुरक्षा गार्ड जल्दी से विहान के लिए सिगरेट जलाने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, ये सब मामूली बातें हैं, इनका उल्लेख करना उचित नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो इन सुरक्षा गार्ड भाइयों के साथ बातचीत करना बहुत आरामदायक है। कम से कम जब हम साथ होते हैं तो हम स्टेटस वगैरह की चिंता किए बिना हंस और बातें कर सकते हैं। भाई लिन, यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम में से बाकी लोग अभी भी आपसे कुछ ज्ञान या कुछ साझा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई लिन, ये सब अपने तक ही मत रखो। बोलते समय झेंग लियांग ने विहान को एक ऐसी नजर से देखा जिसे सभी लोग समझते हैं। इससे विहान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। आज सुरक्षा विभाग के सभी भाई इतने उत्साहित क्यों हैं? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं राज रख रहा हूं? आप सब क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता। विहान वास्तव में उत्सुक था। अब वह जानने को उत्सुक था कि ये लोग क्या कर रहे थे। भाई लिन, हमारे साथ शर्मीली बनना बंद करो। आपके इस छोटे से मामले के बारे में सुरक्षा विभाग में हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं। भाई लिन, आपको इसे इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके बारे में बात करें और लोग आपको कुछ सलाह देंगे। हो सकता है कि भाई लिन की सुर्खियों में रहने से हम में से बाकी लोग भी भाग्यशाली हो जाएं। लानत है, क्या आप लोगों का पेट भर गया है और आज आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? बस मुझे चिढ़ाने में आनंद मिल रहा है। विहान ने सभी को सिगरेटें दी और सुरक्षा गार्डों का एक समूह, युवा और बूढ़े, ने उसे घेर लिया। प्रत्येक के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति और थोड़ी सी अश्लीलता थी। उनके चेहरे को देखकर विहान को बुरा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें हवाई अड्डे पर जो कुछ हुआ उसके बारे में पता था? असंभव। विहान ने तुरंत अपने अनुमान को खारिज कर दिया। भाई लिन, दिखावा करना बंद करो। सचमुच सुरक्षा विभाग में हर कोई मैनेजर म्यू यान के साथ आपके संबंधों के बारे में जानता है। वास्तव में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास है? आईटी के म्यू यान के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता था ही कब? मेरा उससे क्या लेना देना हो सकता है? अब विहान और भी निराश हो गया। विहान ने कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? भाई लिन, समझाना छुपाना है। हम सब समझते हैं। जैसे ही विहान सब कुछ नकारने वाला था, उसे सभी सुरक्षा विभाग के भाइयों की ओर से एकमत प्रतिक्रिया मिली, जिसमें हर कमीने के चेहरे पर अकथनीय भाव थे। सभी ने विहान को उस नजर से आंख मारी जिसे सभी पुरुष समझते हैं। तुम? विहान सदमे में उठ खड़ा हुआ। भाई लिन, क्या तुम सचमुच अनजान हो? झेंग लियांग ने सचमुच आश्चर्यचकित होते हुए सिगरेट का एक गहरा कश लिया। किस बात का पता नहीं? विहान नाराज हो गया।
मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, तो फिर मैं क्या जान सकता हूँ। भाई लिन, सच में इनकार करना बंद करो। दरअसल यह कोई बड़ी बात नहीं है। झेंग लियांग ने अपने पीछे खड़े भाइयों को चिल्लाते हुए कहा, अगर उसके साथ तुम्हारा अफेयर बाहर भी आ गया तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, सर्वसम्मति से दिया गया उत्तर कानफोड़ू था। मैं तो हैरान हूँ। विहान उनसे लगभग पागल हो गया था और वह सीधे सीधे गालियां देने से भी नहीं चूका था। विहान को इस बात का एहसास नहीं था कि आईटी विभाग की म्यू यान को अपने पति की वापसी के लिए तरसती एक पत्नी की तरह काम पर आते और जाते समय सुरक्षा विभाग में जाने की आदत पड़ गई थी। इसके अलावा हर बार वह सबसे पहले विहान के बारे में ही पूछती थी। विहान कुछ दिनों तक ड्रैगन सिटी में रहे, फिर बिना रुके सीधे मकाओ के लिए उड़ान भरी, जिससे म्यू यांग जैसे लोगों को उनकी बहुत याद आई। आखिरकार वह खुद एक छोटी अमीर लड़की थी। जैसे ही विहान आगे बढ़कर सच्चाई की मांग करने वाले थे, उसी समय सुरक्षा दल की टीम लीडर जिया झेंजिंग कंपनी के अंदर से हौंफते हुए दौड़ती हुई आई। लिन, भाई लिन, लिन, भाई लिन। उसे ऐसे दौड़ते हुए देखना मानो वह किसी बच्चे को खोने वाला हो, विशेषकर जब उसकी पतलून उसकी कमर से नीचे तक आ रही हो। सभी को उसके लिए चिंता हुई और उसकी पतलून पर एक सफेद पदार्थ का निशान भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति हाल ही में अपने हाथों को भी नहीं छोड़ रहा था। 227 अध्याय 230 आमीन, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। 227 अध्याय 230 आमीन, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। अध्याय 230, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। खैर, वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, प्रवासी श्रमिक से ज्यादा अलग नहीं है। 30 वर्ष की आयु का एक पुरुष जिसकी कोई पत्नी नहीं है, आमतौर पर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बाएं और दाएं हाथों से फोन देखता है। एक सामान्य आदमी को यही चाहिए। क्या बात है जिया भाई। पूरे त्यानियू समूह में जिया झेंजिंग लगभग एक दशक से मौजूद थी। सुरक्षा विभाग के भाइयों के अलावा जो उसे जिया ब्रो कहते थे, अन्य कर्मचारी भी उसे प्यार से ब्रो जिया कहते थे। यह एक ऐसा नाम था जो बहुत समावेशी लगता था। तुम कब वापस आए बच्चे? ऐसा लग रहा था कि समूह यहाँ तक दौड़कर आया था और शायद लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों से आया था, क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी, जिससे उसके आसपास के सभी लोग समान रूप से चिंतित थे। अभी हाल ही में वापस आया हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो गई है? बच्चे, मेरे काम की परवाह मत करो, पहले अपना काम करो। जिया झेंजिंग वास्तव में विहान के लिए चिंतित दिखाई दी। मेरा व्यापार, मेरा कौन सा व्यवसाय है जिसे संभालने की आवश्यकता है? विहान भी निराश महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे, तुमने हमारे महान और सर्वोच्च सीईओ नानगोन को अपमानित करने में कैसे कामयाबी हासिल की? क्या आपको एहसास है कि आपने एक बहुत बड़ी आपदा का कारण बना दिया है और आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। लिन ब्रो नाराज सीईओ नानगोन। जिया भाई, आखिर क्या हो रहा है? सुरक्षा विभाग के भाइयों का समूह भी घबरा गया था। उन्हें चिंता थी कि लिन ब्रो मुसीबत में पड़ सकता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे ड्यूटी विभाग और विज्ञापन योजना विभाग को वास्तव में आनंद लेने का अवसर मिलेगा। मुझे भी नहीं पता। मैं अभी ऊपर गश्त कर रहा था और संयोग से मैंने सुना कि हमारे सीईओ नानगोन भाई लिन को पकड़ने के लिए निकले हैं। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे पता चल गया कि यह अच्छा नहीं है। आप तो बस एक सुरक्षा गार्ड हैं, और अगर तियानियो ग्रुप के हमारे सीईओ आपके पीछे पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है ना? जिया झेंजिंग की विशद व्याख्या सुनने के बाद सभी के दिल बेहद चिंतित हो गए। इसके अलावा मैंने सुना है कि कई कर्मचारी सीईओ नानगोन की चापलूसी कर रहे हैं और भाई लिन की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लिन भाई, अब आप क्या करने जा रहे हैं? यदि सीईओ आपको ढूंढ रहा है तो इसका कोई अच्छा उद्देश्य नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि पिछले दिनों हमारी कंपनी के ग्रुप फोरम पर हैकर हमला हुआ, जिससे पूरी कंपनी का डोमेन क्रैश हो गया। क्या यह आपसे संबंधित हो सकता है? अंत में जिया खुद भी इसकी कल्पना करने से डरने लगी थी। आह आह आह, उद्धरण चिन्ह। सभी के मुंह से भय के झटके फूट पड़े, उनके दिल उनके गले में उछल पड़े, लेकिन उन्होंने पाया कि विहान पूरी तरह से शांत था, आराम से सिगरेट पी रहा था, जैसे कि यह मामला उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। लिन भाई, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? भीड़ सुनने के लिए झुक गई और अब तियानियू के शीर्ष निदेशक उसके पास आ गए थे। क्या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था? ये तर्कसंगत नहीं है। कम से कम उन्हें आश्चर्य तो व्यक्त करना चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है, जैसा कि कंपनी के अंदर अफवाहें थीं, कि उसका वास्तव में बॉस के साथ किसी प्रकार का संबंध था? इस समय मैं बस यही कर सकती हूँ कि ईमानदारी से इसका सामना करूं, भले ही चिंता करने से कुछ हल न हो। विहान ने गहरी सांस ली। उसका व्यवहार एक बहादुर सैनिक जैसा था जो एक ऐसे युद्ध का सामना कर रहा था जहां से वह शायद वापस नहीं लौट सकता था। बिना एक शब्द कहे उसने अपना सामान नीचे रखा और लॉबी में लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। जब वह जा रहा था तो ड्यूटी विभाग के सभी भाइयों ने प्रार्थना की, आमीन, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही विहान बिना रुके सीधे अनुप्रीता के कार्यालय की ओर चल पड़ा।
हालांकि आज वह पिछली मुलाकातों से काफी अलग था। जहां पहले वह चापलूसी करता था, वहीं आज उसने गुस्से के लक्षण दिखाए। हवाई अड्डे पर जो कुछ हुआ था उससे परेशान विहान अभी भी काफी परेशान था। अगर वह उस अवैध टैक्सी चालक के साथ नहीं उलझा होता तो उसे निश्चित रूप से वापस लौटना पड़ता। शिकायतों से भरे पेट के साथ विहान ने दस्तक देने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अनुप्रीता के कार्यालय का प्राकृतिक लकड़ी का दरवाजा खोला, निराश होकर सोफे पर बैठ गया और घृणा से सिगरेट पीने लगा। इस बार उसने अनुप्रीता की कैबिनेट में रखी शराब से पीने का विकल्प नहीं चुना। अनुप्रीता, जो एक महत्वपूर्ण कंपनी दस्तावेज पर काम कर रही थी, ने अनायास ही अपनी भौहें उठाई और धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें क्रोध और तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसकी आवाज में नाराजगी थी। उसने कहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? विहान ने एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए अपना सिर झुकाया और सिगरेट पीना जारी रखा, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। श्री लिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये कैसा रवैया है? आपको याद रखना चाहिए कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो हर महीने आपको वेतन देता हूं। क्या आप अपने लिए भोजन जुटाने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अनुप्रीता निश्चित रूप से कोई आसान लक्ष्य नहीं था। उसने अपना लैपटॉप मेज पर पटक कर बंद कर दिया और विहान को कड़ी फटकार लगाई। हाँ बॉस। क्या बॉस? विहान को अनुप्रीता का बयान हास्यास्पद लगा, क्योंकि जब से उसने वहां काम करना शुरू किया था तब से उसे कंपनी से एक पैसा भी नहीं मिला था। उसके साथ उपकारक जैसा व्यवहार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्री लिन, कृतघ्न मत बनो। मैं तुम्हें थोड़ा सा ऋण देता हूं और तुम एक रंगाई कार्यशाला खोलते हो। मैं तुम्हें धूप देता हूं और तुम चमकते हो। मत भूलो, तुम मेरा ही खाते हो, मेरा ही रहते हो, मेरा ही पीते हो, और यहाँ तक कि हर महीने तुम्हें जो वेतन मिलता है वह भी मुझसे ही आता है। अरे अरे अनुप्रीता, तुम सच में जहर उगलना जानते हो, है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने हमारी कंपनी से एक पैसा भी कब लिया है? मैंने कब कभी मुफ्त में खाया या रहा है? इसके अलावा अगर हम आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप अभी भी मुझे एक पूर्ण उपस्थिति बोनस देने के लिए बाध्य हैं, है ना? विहान ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया और आगे कहा, कृपया महामहिम इसे स्पष्ट करें। आपने जो वचन पत्र स्वयं लिखा था वह अभी भी मेरे पास है। फिर ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि हमारा आपस में क्या संबंध है। और तुमने मेरे सामने वित्तीय मामलों पर बात करने की हिम्मत की। हाँ, तुम सचमुच बहुत मजाकिया हो। जब मौखिक बहस की बात आती थी तो विहान कभी नहीं हारते थे। यदि नांगोन शुई ने उससे वापस आने का पुराना अनुरोध न किया होता तो वह इस बेमेल पत्नी की तलाश में वापस लौटने की जहमत नहीं उठाता। तुम अनुप्रीता के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह गुस्से से कांप रहा था। उसकी बर्फ सी सफेद उंगलियां मेज पर रखे फोल्डर को कसकर पकड़े हुए थीं और वह चाहती थी कि वह उसे उसके सिर पर पटककर अपने दिल की नफरत को बुझा ले। और बॉस, गुस्सा मत होइए। चून की कंपनी के फोरम पर हैकरों ने हमला किया था और आपने इसे सुझाने के लिए मुझे वापस बुलाया था, तो चलिए, भीख जैसे भद्दे शब्द का प्रयोग न करें, लेकिन कम से कम इसे अनुरोध के अंतर्गत तो आना चाहिए, है न? लेकिन आपने क्या किया? तुमने कहा था कि तुम मुझे हवाई अड्डे पर लेने आओगे, फिर भी तुम मेरे साथ रेस खेलते हुए चले आए। क्या आप इस तरह से किसी का मनोरंजन करते हैं? आखिरकार मैं अभी भी एक आदमी हूं, एक आत्मसम्मान वाला आदमी। जितना अधिक विहान बोलता गया वह उतना ही अधिक उत्तेजित होता गया। स्पष्ट रूप से उसे अनुप्रीता से लंबे समय से शिकायतें थीं। अचानक अनुप्रीता के माथे पर निराशा की रेखाएं उभर आई और उसका पीला, सुंदर चेहरा क्रोध से लगभग लाल हो गया। उसकी नजर में विहान हमेशा बेशर्म था। आप जो भी कहते वह खंडन नहीं करता था, ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ी सी बात करता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आज उसके कार्यालय में आएगा और व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में विवाद शुरू कर देगा, जैसे कि उसने गलत दवा ले ली हो। 228 अध्याय 231 इस लड़के का दिमाग अजीब हो गया है। 228 अध्याय 231 इस लड़के का दिमाग अजीब हो गया है। अध्याय 231 इस लड़के का दिमाग दिखा रहा है। चक्कर आना। अगर जिफेक को पता चलता कि अनुप्रीता इस समय उसके बारे में इतना बुरा सोच रहा है तो शायद उसे रोना आ जाता। आखिरकार वह दूर दूर से दौड़ता हुआ आया था, पहले ड्रैगन सिटी और फिर मकाओ। यदि उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं तो क्या उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? भले ही कोई कड़ी मेहनत न की गई हो, कम से कम कुछ थकान तो थी, है ना? लेकिन अनुप्रीता की नजर में जिफेक की छोटी मोटी परेशानियां व्यर्थ प्रयासों में बदल गई थीं। संभवतः यदि उसने बहुत दिमाग लगाया होता तो भी वह यह अनुमान नहीं लगा पाता कि अनुप्रीता उसके बारे में इतना बुरा सोचेगा। श्री लिन, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ उन बेकार चीजों के बारे में बात करने का समय नहीं है। हमारे समूह का डोमेन नाम फोरम इस समय हैकर हमले की चपेट में है। यह आपके सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन अब जब ऐसी घटना घट गई है तो आप ही बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। अनुप्रीता को इस जानवर के साथ ऐसे बेकार काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तियानयू समूह की शीर्ष निदेशक के रूप में अब उनका प्राथमिक कर्तव्य तियानयू समूह के समक्ष उपस्थित संकट का समाधान करना था। अरे, मैं यह नहीं कह रहा कि यह तुम हो अनुप्रीता, लेकिन कंपनी की सुरक्षा कब हमारे छोटे से सुरक्षा विभाग की समस्या बन गई?
भले ही हम 10,000 कदम पीछे हट जाएं, क्या ये कॉमरेड हुआंग डैमिंग का आंतरिक मामला नहीं है जिन्हें आपने भारी शुल्क पर काम पर रखा है? हम्फ। क्या आपको लगता है कि हर महीने आपको मिलने वाला सुरक्षा वेतन आपके लिए इतना हल्के में लेने लायक है? अनुप्रीता ने अपनी मेज से लिट्टे उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसने जीफेंग पर व्यंग्य किया। जिफेंग ने इसे दिल पर नहीं लिया और हल्के से सिगरेट पीते हुए अनुप्रीता की ओर एक अजीब नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है अनुप्रीता, यह एक मजबूत बयान है। क्या हम जो 3,000 रुपये मासिक वेतन पाते हैं की तुलना हुआंग डैमिंग से की जा सकती है, जो खाना खाने के बाद कुछ नहीं करता? हाँ, उसका मासिक वेतन हमारे वार्षिक वेतन से कहीं अधिक हो सकता है ना? जिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन हुआंग। हाँ, आप कैप्टन हुआंग की तुलना अपने आप से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप योग्य हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि अनुप्रीता को जिफेंग की मनोवैज्ञानिक लचीलापन की परवाह नहीं थी। चूंकि उसने पहले ही उसे उसके नाम से पुकारने का साहस कर लिया था, भले ही वह अनुप्रीता कोई खास नहीं थी, वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिस पर कोई छोटा मोटा सुरक्षा गार्ड चिल्ला सके। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन अनुप्रीता ने अपने जीवन में कभी भी इतनी मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति का सामना नहीं किया था। ठीक है, चूंकि आप बॉस कैप्टन हुआंग पर इतना भरोसा करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप खुद ही हुआंग डैमिंग की तलाश में चले जाएं। इतना कहकर वह आदमी बेपरवाही से मुड़ा और मुंह में सिगरेट दबाए दफ्तर से बाहर चला गया। उसे अनुप्रीता की परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। तियानयू समूह उसका नहीं था, तो फिर वह इन हास्यास्पद परेशानियों से क्यों परेशान होगा? यह एक कुत्ते द्वारा अपनी नाक वहां घुसाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा जहां उसे नहीं घुसना चाहिए। हे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, श्रीमान लिन। अरे जेफेंग, वहीं रुक जाओ। कई बार चिल्लाने के बाद अनुप्रीता अंततः विस्फोट करने की इच्छा को रोक नहीं सका। अब क्या? जिफेंग ने सिगरेट लटकाते हुए कहा। उसकी कामुक नजर अनुप्रीता की पतली जैड जैसी टांगों पर घूम रही थी और फिर जानबूझकर अनुप्रीता की कामुक छाती पर टिक गई, एक कामुक मुस्कान के साथ। क्या आप मुझे आज रात के खाने पर आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं? अनुप्रीता को यह कुछ हद तक हास्यास्पद लगा। यह आदमी उसके खर्च पर खाता पीता रहा था और अब उसे रात में उसे अपने घर पर खाने पर आमंत्रित करना पड़ा। क्या यह आदमी सचमुच पागल हो गया था? अरे श्रीमान लिन, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आप अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, है ना? अगर ऐसा है तो मैं अनुप्रीता आपके बारे में गलत समझ रहा हूं। अंत में अनुप्रीता को पद छोड़ना पड़ा क्योंकि जिफेंग ने उसके साथ जिद्दी बने रहने का निश्चय कर लिया था, ताकि ये देखा जा सके कि अंत तक कौन टिक सकता है। ये तो समूह का पतन है, सबसे बुरी स्थिति में तो वह नौकरी खो देगी। इसके अलावा कौन घटिया सुरक्षा कार्य करेगा? जो व्यक्ति 3,000 रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन से खुश है और मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है, वह और क्या कर सकता है? लेकिन अनुप्रीता, उसके लिए यह अलग बात है। अब उसका भाग्य पूरे तियानयू समूह के साथ जुड़ा हुआ है। यदि तियानयू समूह को इसके कारण विनाशकारी झटका लगा तो उनका अध्यक्ष पद समाप्त हो जाएगा। 1 साल पहले वो अपने पिता के सामने बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी और बहुत ऊंची और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रही थी। यदि इस कारण उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उसका उपहास किया गया तो यह अनुप्रीता के लिए मौत से भी बदतर होगा। क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझसे कोई एहसान मांग रहे हैं? क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूं? जीफेंग ने धुएं के छल्ले उड़ाए, आंखें मूंद ली और ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कोई परवाह ही न हो, मानो जो कोई भी उसे देखेगा वह उसे 2 थप्पड़ मारना चाहेगा। श्री लिन, ज्यादा दूर मत जाओ। यदि आप मृत्यु की तलाश नहीं करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। मेरे धैर्य को अपनी बेशर्मी की पूंजी के रूप में इस्तेमाल मत करो। अनुप्रीता का चेहरा कठोर था और उसकी आंखें, जो पतझड़ के पानी की तरह साफ थीं, पहले से ही गुस्से को दर्शा रही थीं। यदि जीफेंग ने उससे कुछ और मांगने की हिम्मत की तो उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस उपद्रवी को पहले अवसर पर ही खारिज करने के लिए जो भी आवश्यक साधन होगा उसका उपयोग करेगी। हे, कहते हैं कि एक औरत का मूड पेज पलटने से भी ज्यादा तेजी से बदलता है। आज जीफेंग एक औरत से भी ज्यादा चंचल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही किसी ने उस पर लाखों का कर्ज लिया हो, लेकिन अब एक पल में उसका कठोर चेहरा बेशर्मी से घूरने में बदल गया। वह जानता था कि आगे रहते हुए कब रुकना है। यदि वह अनुप्रीता के साथ यह खेल जारी रखता तो कौन जानता था कि लड़की कितनी नाराज हो जाएगी। आपकी मदद करना असंभव नहीं है, लेकिन ये धन्यवादहीन और लाभहीन काम मैं आपको बता रहा हूं, मिस नानगोन, क्या आप इसे स्वयं करेगी? लिन, अनादर मत करो। यदि आपने मुझे दोबारा मेरे नाम से पुकारने की हिम्मत की तो क्या आपको विश्वास है कि मैं तुरंत मानव संसाधन विभाग को फोन करूंगा और आपको तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा? अरे 1 मिनट पहले तो हम ठीक थे। आप किताब पलटने से भी अधिक तेजी से कैसे पलट सकते हैं? हम तो बस मजाक कर रहे थे, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारी कंपनी जिस संकट का सामना कर रही है वह किसी साधारण हैकर का काम है? विहान ने आराम से अपनी सिगरेट पी, उसकी नजर धीरे धीरे अनुप्रीता की शराब की कैबिनेट की ओर बढ़ रही थी।
जब उन्होंने प्रीमियम रफी की बोतल देखी तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। वह जल्दी से अनुप्रीता की शराब की अलमारी की ओर गया। उसकी कड़ी निगरानी में विहान ने बिना किसी खेद के रफी की बोतल का ढक्कन काट दिया और अपनी छवि की परवाह किए बिना उसे गटकना शुरू कर दिया। इसके अलावा जैसे ही उसने निगला, उसके गले से एक बुलबुलाहट की आवाज आई, जिसने अनुप्रीता की पतली जेड जैसी उंगलियों को क्रोध से थोड़ा सफेद कर दिया। उसकी करुणामयी किंतु क्रोधित आंखों में क्रोध घूम रहा था। ऐसा नहीं था कि वह विहान के साथ कोई अप्रिय विवाद करना चाहती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उस आदमी में आत्म जागरूकता का कोई भाव नहीं था। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात थी उसका मोटा चमड़ी वाला स्वभाव। चाहे आप उसे कितना भी अपमानित करें या डांटें, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ऐसा असंभव व्यक्ति कैसे हो सकता है? आपका क्या मतलब है? मेरे साथ गोलमोल बातें मत करो, मुझे बेवकूफी भरी पहेलियां खेलना पसंद नहीं है, अनुप्रीता ने शुद्ध सफेद ओएल वर्कवीय पोशाक पहने हुए कहा। उसके सफेद ब्लाउज के नीचे उसकी कामुक छाती की आकृति किसी भी क्षण फटने को तैयार लग रही थी। कार्यालय में एयर कंडीशनिंग होने के बावजूद दिन की भीषण गर्मी के कारण लोगों की इच्छा होती थी कि वे पूरी तरह से कपड़े उतार दें। ऐसे परिदृश्य में विहान को अपने गले में खटास महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में असहनीय गर्मी फैल गई। यदि वह उस समय इतना विवश न होता तो वह उस पर झपट पड़ता और उसे अच्छी तरह पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। बॉस, आप ज्यादातर समय स्मार्ट रहते हैं, लेकिन अब आप भोले बन रहे हैं, विहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी पूरी कोशिश करते हुए कि उसकी नजर अनुप्रीता के खूबसूरत फिगर पर न जाए। रफी की चुस्की लेने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, जरा सोचिए, झोंगहाई शहर में त्यानियू ग्रुप की प्रतिष्ठा और स्थिति क्या है? जैसे ही अनुप्रीता आगे बढ़ने और विहान के प्रश्न का उत्तर देने वाला था, विहान ने कहा, ये तो एक मूर्ख भी जानता है, निश्चित रूप से मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ना? अनुप्रीता का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। उसे होश में आने में कुछ समय लगा। उसकी नजर में क्या उसकी बुद्धि सचमुच मूर्ख के समान स्तर की थी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ANUPRETA बिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हमारी कंपनी के फोरम पर अचानक हैकरों ने हमला कर दिया है। जब चीजें असामान्य होती हैं तो वहां अवश्य ही दुष्टात्माएं काम कर रही होती हैं। ये निश्चित रूप से आपके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों का काम है। अन्यथा यदि हैकर्स के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था तो वे समूह के फोरम पर हमला क्यों करेंगे? और इस हमले से उन्हें किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं होगा, तो फिर परेशान क्यों हो? हैकर्स ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय चाय पीने या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं होता तो मैं भी इस तरह के व्यर्थ प्रयास की परवाह नहीं करता। विहान ने प्रीमियम रफी पीना जारी रखा, जैसे कि चाहे कोई भी मुद्दा हो उसके लिए ये सब बहुत सरल लग रहा था। अनुप्रीता बैठ गया और कुछ सेकंड के लिए विचार करने लगा। उसे लगा कि विहान के लापरवाह शब्दों में कुछ सच्चाई हो सकती है। त्यानियू ग्रुप के डोमेन फोरम पर हैकिंग हमले में निश्चित रूप से गड़बड़ी की बू आ रही थी। इसके पीछे कोई तो होगा जो पूरी घटना को अंजाम दे रहा होगा। हालांकि ये देखते हुए कि डोमेन फोरम पर पहले ही हमला हो चुका है, जिसके कारण सिस्टम क्रैश हो गया है, प्राथमिकता इसे ठीक करने और नुकसान की भरपाई करने की होनी चाहिए, न कि बिना कार्रवाई के केवल बातें करने की। तो क्या आपके पास कंपनी के घाटे को कम करने के लिए कोई अच्छी रणनीति है? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसमें कितना पैसा खर्च होता है, अनुप्रीता ने कहा। उसकी सामान्य रूप से ठंडी शरद ऋतु की आंखें एक तेज ठंडक के साथ चमक रही थीं, जो एक दबंग व्यवसाय की आभा बिखेर रही थीं। यहां तक कि विहान भी अनुप्रीता से निकलने वाली शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकता था। विहान ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह महिला बहुत मजबूत थी और उसका अभिमान अजेय लग रहा था, जिससे विहान जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए भी उसे वश में करना निश्चित नहीं था। उसके जैसी स्त्री जितनी अधिक अप्राप्य लगती थी, उतनी ही अधिक वह पुरुष में जंगलीपन और उसे जीतने में विजय की भावना जगाती थी। लेकिन अनुप्रीता का चरित्र अधिकांश पुरुषों से अधिक मजबूत था, उस पर हावी होना स्वर्ग तक पहुंचने से भी अधिक कठिन था। विहान ने अपना सिर झुकाया, सिगरेट का कश लिया और एक पल सोचने के बाद एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बात पैसे की नहीं है, मुद्दा यह है। वह बीच में ही बोल पड़े, रहस्यमय ढंग से हिचकिचाते हुए, मानो कुछ और कहना हो, लेकिन चुप हो गए। इस बीच अनुप्रीता, जो अपनी मेज पर बैठकर सुनते हुए कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गई थी, ने महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। 229 अध्याय 232 वित्त विभाग की रिपोर्ट 229 अध्याय 232 वित्त विभाग की रिपोर्ट अध्याय 232 वित्त विभाग को रिपोर्ट। आपका क्या मतलब है? क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? अनुप्रीता इतनी बुद्धिमान थी कि उसने एक नजर में विहान के अंतर्निहित विचारों को समझ लिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे सिर से पैर तक देखा। नहीं, विहान ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल नहीं था, उसका दिल धड़क नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। यह महिला इतनी चतुर कैसे हो सकती है? यहां तक कि उसकी छोटी छोटी योजनाएं भी पकड़ ली गईं। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
लेकिन फिर भी वो सुपरमैन नहीं था। आखिरकार निश्चित रूप से ऐसी चीजें थी जिन्हें वह संभाल नहीं सकता था। तो कोई रास्ता भी नहीं है। अनुप्रीता की नाजुक भौहें तन गईं, उसकी पीली उंगलियां महोगनी मेज पर एक एक करके टैप कर रही थी। हर टैप के साथ उसकी भौहें गहरी होती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, बात बस इतनी है कि अभी कोई रास्ता नहीं है। विहान ने खुद को शांत करने के लिए रफी की कुछ चुस्कियां लेते हुए कहा और फिर इत्मीनान से बोला, जब तक आप अपने वर्तमान डोमेन फोरम को नहीं छोड़ देते, इसे बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैंने अभी जांच की और पाया कि हमारी कंपनी के नेटवर्क पॉइंट्स, साथ ही जोखिम का स्तर वास्तव में बहुत कम है और कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। मुख्य मेनू में प्रवेश करते समय इसका कोई संकेत भी नहीं मिलता। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि तियानियो जैसी विशाल कंपनी इस क्षेत्र में इतनी खराब कैसे हो सकती है। विहान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वो स्पष्ट रूप से तियानियो से निराश था, जो हमेशा सुर्खियों में रहा था। संभवतः इंटरनेट कैफे की सुरक्षा व्यवस्था भी तियानियो की तुलना में अधिक सुदृढ़ थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। नेटवर्क पॉइंट। अनुप्रीता ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड की एक शीर्ष छात्रा होने के नाते क्या वह वास्तव में आधुनिक नेटवर्क प्रौद्योगिकी के बारे में एक साधारण सुरक्षा गार्ड से भी कम जानकार थी? नांगोन का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। कंपनी में उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि यह 21वीं सदी है और भविष्य और विकास का युग निस्संदेह 3G के इर्द गिर्द घूमेगा, यहां तक कि सार्वभौमिक रूप से लागू 4G युग के करीब भी। फिर भी किसने सोचा होगा कि उनकी कंपनी का नेटवर्क इतना पुराना हो चुका है कि हैकर्स द्वारा इसे इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है। तुम्हें डोमेन नेटवर्क पॉइंट्स के बारे में भी नहीं पता। विहान ने अपने हाथ में शराब का गिलास हिलाया, धीरे से अपनी तीखी ठुड्डी को ऊपर उठाया और आश्चर्यचकित भाव से अनुप्रीता को देखा। किसने कहा कि मुझे नहीं पता? मुझे तो बस थोड़ा अजीब लगा, बस इतना ही। अनुप्रीता ने चारों ओर देखा और तर्क देते हुए अपने दांत भींच लिए। किस बात पर अजीब? विहान की आंखें बदल गईं। वह उसे आधे मुस्कुराते हुए भाव से देख रहा था, जैसे कि उसने देखा हो कि अनुप्रीता उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे यह अजीब लगता है कि आप जैसे निम्न स्तरीय कंपनी सुरक्षा गार्ड को इतना कुछ पता है और आप ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो बस काम से काम रखते हैं। अनुप्रीता ने धीरे से अपने हाथ में दस्तावेज नीचे रख दिया। विहान को आंकने के लिए अपनी नजर को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके गंदे मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आपने पहले कोई अपराध नहीं किया होगा, है ना? क्या आप कानून से बचने के लिए जानबूझकर हमारी कंपनी में छिपे हुए हैं? अनुप्रीता ने शायद ही कभी ऐसी साहसिक अटकलें लगाई हो। उसने उम्मीद की थी कि विहान अचानक फूट फूट कर रोने लगेगा, विलाप करेगा और रोएगा, लेकिन विहान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उस बेहतरीन रफी का आनंद लिया जिसे अनुप्रीता भी आमतौर पर नहीं लेते थे और हंसी के साथ लापरवाही से कहा, बॉस, मुझे आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। आपकी कल्पना अद्भुत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यहां तक कि जिन चीजों के बारे में 3 साल का बच्चा भी नहीं सोच सकता, उनका शक आप मुझ पर कर रहे हैं। आह! विहान ने आह भरी और अनुप्रीता पर दया करते हुए अपना सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ। जहां तक कंपनी के डोमेन संबंधी मुद्दे का सवाल है, मैं देखूंगा कि क्या मैं आज रात आपकी मदद करने के लिए कोई पुराना दोस्त ढूंढ सकता हूं। हालांकि ये डोमेन अब संभवतः अनुपयोगी है। आप बाद में एक्सेस अधिकारों की प्रतिलिपि बना सकते हैं, इससे ग्राहक को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं विशिष्ट नुकसान की गारंटी नहीं दे सकता। आपकी कंपनी में मूल्यांकनकर्ता होने चाहिए, है ना? आप अपने मानव संसाधन विभाग से विवरण के बारे में पूछ सकते हैं। बोलने के बाद, जब अनुप्रीता उदासी और खुशी से मिश्रित था, यह नहीं जानता था कि क्या कहना है, विहान ने बड़े विस्मय के साथ कार्यालय छोड़ दिया और जाने से पहले वह रफी की बोतल खत्म करना नहीं भूला। उसके हाव भाव की फुहरता अकथनीय थी। अनुप्रीता को इस बात का दुख था कि यद्यपि इस व्यक्ति ने अभी अभी तर्क दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। फिर भी वह इस बात से प्रसन्न था कि कंपनी के डोमेन और फोरम को बचाने का एक तरीका तो था। जैसे ही वह अपना असंतोष व्यक्त करने वाली थी, विहान फिर से अंदर आया, अनुप्रीता को देखकर मुस्कुराया और कहा, बॉस, क्या ये समय नहीं है कि हम वित्त विभाग में रिपोर्ट करने के लिए जाएं? वित्त विभाग? अनुप्रीता का पीला चेहरा क्षण भर के लिए उलझन में था। हाँ, क्या आपने पिछली बार मुझे प्रमोट नहीं किया था? इतने दिन हो गए हैं, अगर मैं अब रिपोर्ट नहीं करूंगा तो क्या डायरेक्टर झांग नाराज नहीं हो जाएंगे? 82 रफी की पूरी बोतल पीने के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, मानो उसने कुछ पिया ही न हो, मानो वह रफी की एक अच्छी बोतल को सादे पानी की तरह पी रहा हो। गुस्सा? क्या मजाक है? क्या वित्त निदेशक आप पर गुस्सा होंगे? आप जैसे व्यक्ति जो केवल शॉर्टकट अपनाकर ही ऊपर चढ़ता है, वह एक मामूली सुरक्षा गार्ड की परवाह क्यों करेगा? आप न तो राजसी है और न ही कुलीन। स्मार्ट उपकरणों को समर्थन देने के 15 वर्ष, ऊर्जा कुशल शीतलन के साथ आराम को अधिकतम करने के 15 वर्ष, विनिर्माण उत्कृष्टता के भविष्य को आकार देने के 15 वर्ष। आगे बढ़ो, अनुप्रीता ने बस इतना कहा। फिर वह अपने सामान्य कार्य लैपटॉप को घूरती रही, विहान की ओर एक नजर भी नहीं डाली। इतना ही? ऐसे ही? विहान दंग रह गया। क्या वह वास्तव में उसे इस तरह वित्त विभाग को रिपोर्ट करने दे रही थी? अच्छा बॉस, रिपोर्टिंग के पहले दिन क्या आपको उन्हें पहले से सूचित नहीं करना चाहिए?
क्या यह अन्यथा लापरवाही नहीं होगी और क्या इससे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसके अलावा अचानक मेरे जैसे खूबसूरत आदमी को वित्त विभाग में शामिल करने से दूसरों को ईर्ष्या हो सकती है। ये कहते हुए विहान बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने अनुप्रीता के सामने साहपूर्वक बात की जैसे कि वह किसी प्रकार का शाही नेता था। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। मैंने कल ही वित्त विभाग के निदेशक को इस बारे में सूचित कर दिया था। आप बाद में सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। ओह, वैसे मैं आपको बताना भूल गया, विज्ञापन और योजना विभाग से फैंजियान ने इस्तीफा दे दिया। तुम्हें अंदर की कहानी पता होनी चाहिए, है ना? अनुप्रीता की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। वह फैंजियान और विहान के बीच संघर्ष से अच्छी तरह वाकिफ थी और अब जबकि इसने फैंजियान को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया था, यह उसका इरादा नहीं था। तियानयू समूह के सर्वोच्च निदेशक के रूप में उन्होंने हमेशा इस ओर प्रतीक्षा और देखो का रवैया बनाए रखा था, क्योंकि हर कोई फैंजियान और विहान के बीच संघर्ष से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए जब फैंजियान ने इस्तीफा दिया तो अनुप्रीता ज्यादा परेशान नहीं दिखी। मानवतावाद के चलते उन्होंने शोक संवेदना के रूप में उन्हें एक बड़ा विच्छेद पैकेज भी दिया था। आखिरकार अनुप्रीता के अवचेतन में विहान उसका अपना था और वह उसके लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता के साथ उसका क्या संबंध था। ओह, विहान ने हल्के से जवाब दिया। आप अब जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से नींद की समस्या से जूझ रही अनुप्रीता की नाजुक धनुषाकार भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी पतली जेड जैसी उंगलियां उसके माथे के बीच में हल्के से दबा रही थीं। उसकी खूबसूरत आंखें बंद थीं क्योंकि वह कंपनी के कदमों और भविष्य के व्यावसायिक विकास पर विचार कर रही थी। अनुप्रीता को कुछ थका हुआ देखकर विहान ने धीरे से कहा, यदि आप थके हुए हैं तो आराम करें। आपको अभी कंपनी के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद अनुप्रीता की चकित निगाहों के नीचे विहान इत्मीनान से चले गए। अनुप्रीता के दिल में एक गर्माहट भर गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना बुरा नहीं होगा। कम से कम कभी कभी जो कोमलता वह दिखाता था वह काफी दिल को छू लेने वाली होती थी। 230 मॉल का एल्फ 233 230 मॉल का एल्फ 233 अध्याय 233 शॉपिंग मॉल का एल्फ। अनुप्रीता का नोट पकड़े हुए विहान वित्त विभाग की ओर भागा। सच कहें तो विहान को वित्त विभाग के झांक जीक्सी से दोबारा मिलने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिछली बार जब वे मिले थे तो घटी शर्मनाक घटना पर विचार करें, वे 2 बार एक दूसरे से टकराए थे जिससे चिंगारी निकली थी जो उनके कपड़े फाड़ सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि इस जीवन में एक साधारण अतीत तक पहुंचने के लिए पिछले जन्म में 500 बार देखने की आवश्यकता होती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में उसने कौन से पाप किए थे जिसके कारण उसे ये सब झेलना पड़ा, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वह किसी न किसी तरह कमोबेश तियानयू ग्रुप की हर प्रसिद्ध सुंदरी के साथ उलझ गया था। और अब तो आईटी विभाग के म्यू यान भी उससे चिपकने लगे थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो कौन जानता था कि विहान भविष्य में कैसे सामना कर पाएगा। अपनी अनिच्छा के बावजूद विहान ने वित्त विभाग में अपना रास्ता बना लिया। वित्त निदेशक के कार्यालय का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ देखकर विहान ने बहुत देर तक अजीब सी झिझक में समय बिताया तथा अभी भी दरवाजा खटखटाने का साहस नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि अगर वह अंदर घुसा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या शायद कोई और आपदा आ जाएगी। फिर भी मामले का सार यही है, निदेशक के दरवाजे पर बेकार खड़े रहना भी कोई समाधान नहीं था। विहान ने अवचेतन रूप से अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट निकाली। घबराकर उसने निदेशक के कार्यालय के ठीक बाहर धूम्रपान करना शुरू कर दिया और लगातार 3 सिगरेटें खत्म कर दी। वित्त विभाग के गुजरते हुए कर्मचारियों ने विहान को अजीब निगाहों से देखा। वे इस बात से हैरान थे कि वह वहां क्या कर रहा था और वह सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान क्यों कर रहा था। उसी समय नाजुक चेहरे वाली एक आकर्षक महिला उसके पास आए। उसने विहान को एक पेशेवर मुस्कान दी, फिर विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए सर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? उसकी मंद मुस्कान से एक गर्मजोशी भरा सौम्य स्वभाव झलक रहा था। विहान ने असहजता से उसे देखा, विशेष रूप से उसकी आंखों को, जो अनजाने में उसकी विशाल और धीरे धीरे हिलती हुई छाती पर चली गईं। उस चमकदार पीले और कामुक क्लीवेज को देखकर विहान के अंदर तुरंत आग भड़क उठी। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैं वित्त विभाग में एक नया सहकर्मी हूँ, मेरा नाम विहान है। उसने अपनी अनियंत्रित आंखों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, उसकी आकर्षक पीली त्वचा से बचते हुए। महिला का सुडौल शरीर निस्संदेह देखने लायक था। यदि उसमें ऐसा व्यक्तिगत आकर्षण न होता तो संभवतः उसे तियानयू ग्रुप में काम करने की आवश्यकता ही न पड़ती। आपको ये पता होना चाहिए कि तियानयू ग्रुप जैसे स्थानों में जहां राक्षस और सुंदरियां एक साथ रहते हैं, कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के बिना जीवित रहना कठिन है। ओह, तो आप नए सहकर्मी हैं, विहान? क्या आप शायद डायरेक्टर झां से मिलने आए हैं? महिला की आंखें चमक उठी और वह तुरंत समझ गई। हालांकि उसने विहान के बारे में कभी नहीं सुना था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम किसी के रडार पर नहीं था। कॉर्पोरेट जगत के कुशल संचालकों के लिए ऐसी संवेदनशील बुद्धि का अभाव अस्तित्व को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा। हाँ, विहान की चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी फड़क उठी, खासकर जब उसने देखा कि कैसे महिला की भावनाओं के कारण उसकी पीली सुगंधित त्वचा थोड़ी सी कांप उठी।
विहान का दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। उसे डर था कि अगर महिला सावधान नहीं रही तो कुछ गिर सकता है। कोई भी पुरुष महिलाओं की सराहना करेगा, विशेष रूप से उन आकर्षक महिलाओं की जो अपनी सुंदरता से शहरों को हिला सकती हैं, और विहान कोई अपवाद नहीं था। उसकी नजर में वह मासूम बहन जैसी लड़कियों को पसंद करता था और नाजुक प्यारी लड़कियों को पसंद करता था। उन्होंने उनके आकर्षक आकर्षण का आनंद लिया, लेकिन वास्तविकता की उसकी समझ ने उसे याद दिलाया कि वह ऐसे विचारों में लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो बोझ और जिम्मेदारियां हैं वे बहुत अधिक हैं। निदेशक झा कार्यालय में दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि तुम यहाँ हो? सुंदरी की गहरी शरद जल जैसी आंखें तीक्ष्णता से चमक रही थीं। थोड़ी देर की बातचीत में ही उन उत्साही आंखों ने विहान को सिर से पैर तक देख लिया था। उसने विहान द्वारा पहने गए काले कंगन और अलकलाई घड़ी पर भी नजर डाली, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है, ये बहुत अधिक परेशानी होगी। और कोई परेशानी नहीं है, आखिरकार हम सहकर्मी ही तो होंगे। मेरा नाम झेंग जियाओफांग है, हर कोई मुझे जियाओफांग कहता है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे सिस्टर फैंग कह सकते हैं। ये कहते हुए उसकी मोहक निगाहें एक बार फिर विहान पर घूम गईं। उसकी चुलबुलाहट संभवतः आईटी विभाग की न्यूयान से टक्कर ले रही थी। यदि वह कंपनी में न होता तो विहान को भी आश्चर्य होता कि क्या वह उसकी मोहक मुस्कान का सामना कर सकता है। विहान के गोरे और सुंदर चेहरे पर रंगत देखकर झेन शियाओफांग ने हंसते हुए अपने सामने खड़े युवक की ओर फिर से देखा। उसे वह काफी प्यारा लगा। उसे और अधिक तंग न करने का निर्णय करते हुए उसने एक चुलबुली हंसी के साथ कहा, क्या बात है? क्या आप सिस्टर फैंग की सुंदरता से चकित हैं? अरे, एक और योगिनी लोगों पर कहर बरपा रही है। उसके कमल के समान नाजुक सुंदर चेहरे और उसकी आकर्षक शैतानी आकृति को देखते हुए विहान ने मन ही मन उसका मूल्यांकन किया। हे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बहन फैंग, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं उतनी ही कामुक हूँ जितनी तुम सोचती हो? मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी ठुड्डी को सहलाया और अतिशयोक्ति से मुस्कुराया। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। विहान का चेहरा लाल होता देख झेन शियाओफांग ने जल्दी से खुद को उसे और उकसाने से रोक लिया। वास्तव में वह गलत थी, यह उसकी चिढ़ाने की वजह से नहीं था जिससे वह शर्मिंदा हुआ। विहान ने कुछ नहीं कहा, बस झेन शियाओफांग को गलत समझने दिया और वह अपना सिर झुकाए मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ वहीं खड़ा रहा। दस्तावेजों को अपनी बाहों में लिए और अपने कूल्हों को थोड़ा हिलाते हुए झेन शियाओफांग झांग झिक्सी के कार्यालय की ओर चली गई और लिन जीफे को मधुमक्खी के छत्ते जैसे क्यूबिकल कार्यस्थल का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसने देखा कि दर्जनों तीखी निगाहें उस पर पड़ रही थीं और उसका दिल इस एहसास से धड़क रहा था कि उसके आने वाले दिन शायद इतने आसान नहीं होंगे। झेन शियाओफांग की गायब हो जाने और वापस न लौटने की क्षमता विहान की कल्पना से परे थी। कुछ और बेहतर करने के लिए न होने पर वह रिसेप्शनिस्ट बहनों के साथ बातचीत करने चला गया, जिससे उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने थोड़ा शेखी बघारी, जो समय बिताने और दिन गुजारने का एक अच्छा तरीका था। आप सचमुच मजाकिया हैं, हे। दोनों रिसेप्शनिस्ट, जो कंपनी में नए कर्मचारी थे, आमतौर पर मेहमानों की देखभाल करते थे। पहली मुलाकात में विहान को ग्राहक समझकर उन्होंने उससे बातचीत की और जल्द ही विषय अन्य मामलों पर चला गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विहान ने आज अपनी सुरक्षा वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि सूट और टाई पहनी थी, जिससे वह एक सफल व्यक्ति जैसा दिख रहा था। बातचीत हास्य और हंसी से भरपूर, हल्की फुल्की और आकर्षक थी। कुछ बातचीत के बाद विहान की दोनों रिसेप्शनिस्ट बहनों के साथ अच्छी बन गई। यहाँ तक कि पास में ही खड़े पुरुष कर्मचारी भी उनकी ओर ईर्ष्या भरी निगाहों से देखने से खुद को नहीं रोक पाए, खासकर जब उन्होंने विहान को हंसते और उन्हें डांटते हुए देखा। इससे उनमें ईर्ष्या, द्वेष और आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। वे एक ही कार्यालय भवन में काम करते थे, लेकिन उन्हें इस तरह बातचीत करने का मौका शायद ही कभी मिला हो। आखिरकार अपने बिल के आसपास की घास न खाने का एक नियम है, यह उन पर भी लागू होता है। वे घास है और अन्य खरगोश हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।